जरवार एक छोटा सा गांव है, सिंध में है, पाकिस्तान में। मैं वहाँ पैदा हुआ। सन 2000 में जो हमारी आधी फैमिली थी वो ऑलरेडी इंडिया शिफ्ट हो चुकी थी पार्टीशन के बाद। लगभग 20 साल बिजनेस रन करते हुए हो चुका था। तो पापा ने क्रेडिट पे भी राशन पानी देते थे। तो वो धीरे धीरे अमाउंट जो है बढ़ते सन 2000 में 37 लाख रुपए का क्रेडिट था मार्केट पे। अब सोचा जब चालू शुरू से ही करना है तो यहाँ रह के क्यों करें। आधी फैमिली तो इंडिया में है तो हम भी इंडिया चलते हैं। लेकिन हमारी जब टिकट्स वगैरह हो गई, पार्लियामेंट अटैक हुआ था दिल्ली में, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जो रास्ते थे आने जाने के, समझौता एक्सप्रेस, वो सब बंद हो गए। पैरों तले जमीन खिसकना जिसको बोलते हैं ना, वो हुआ हमारे साथ। पाकिस्तान में गवर्नमेंट अपने आप को ही सपोर्ट करती है। वहाँ पे फ्रीडम नहीं है लड़कियों का। शाम को 6 बजे के बाद वो अगर निकल जाएं तो अच्छा, तो हिस्ट्री में जैसे हम लोग यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत पढ़ते हैं, फिर मराठास के बारे में पढ़ते हैं, चोलास के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर कौन से ज्यादा चीजों के बारे में बात होता है? वहाँ इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं होती। तो इतिहास वहाँ की शुरू कहाँ से होती है उनकी? 1947 शुरू ही वहीं से होता है, क्योंकि वहीं से तो पाकिस्तान फिर वो वर्ल्ड वार की बात होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ है जीत शिरवानी, एक ऐसे इंसान जिनकी जिंदगी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से शुरू हुई, जहां 10 साल की उम्र में वे गुड़ की चिक्की बेचकर परिवार को संभालने लगे। हालात ऐसे बने कि उन्हें अपने पाकिस्तान के गांव को छोड़कर इंडिया आना पड़ा। और इंडिया शिफ्ट होने पर उर्दू मीडियम से पढ़कर आए हुए जीत को हिंदी पढ़ाई लिखाई करने नहीं आती थी, लेकिन फिर भी 4 महीने के अंदर उन्होंने हिंदी सीखा और बोर्ड परीक्षा पास करके सबको चौंका दिया। और यही जीत की सबसे पहली जीत थी। जीत की लाइफ एक चीज प्रूव करती है, दैट स्ट्रगल इज योर बेस्ट बिजनेस स्कूल। आज वो एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने शून्य से उठकर अपना कॉल सेंटर, बिजनेस वेंचर और एक इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी खड़ी की। इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा रियल वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क लेने की असली साइकोलॉजी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीखने वाली लीडरशिप और वो ग्रेटिव माइंडसेट जो आपकी जिंदगी पलट सकती है। सो सिट बैक, बिकॉज आज की कहानी सिर्फ सुनने लायक नहीं, महसूस करने लायक है। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इट विल हेल्प अस टू ब्रिंग मोर वैल्यूएबल गेस्ट फॉर यू। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए आपकी हर एक सब्सक्राइब आपको एक बेहतर कंटेंट देने के लिए हमें मोटिवेट करती है। ऑल्सो आप सागर श्रीदेश क्लिप्स चैनल में जाकर इस बड़ी पॉडकास्ट के स्मॉल क्लिप्स देखकर जल्दी से जल्दी इंस्पायर हो सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट के बाद वहां जाकर उसे भी आप जरूर विजिट करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। जीत, वेलकम्स टू सागर श्रीदेश। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यस, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। अपनी जर्नी के बारे में बताएं, लाइक हाउ इट स्टार्टेड, कैसे शुरू हुई चीज़ें आपकी? वैसे तो हर किसी की लाइफ चालू होती है उसके पैदा होने से ही। हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जरवार एक छोटा सा गांव है, सिंध में है, पाकिस्तान में। मैं वहाँ पैदा हुआ। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारा बिजनेस है। हम लोग किराने की, मेरे पापा जो है एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करते थे, बहुत अच्छा व्यापार था। हम लोग की टॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी थी। कहाँ पर थी ये वहीं पे थी सर, सिंध में ही। ओके, सिंध में थी। तो लाइफ चल रही थी अच्छी, बचपन चल रहा था। लगभग सन 2000 में हमारा जो हमारी आधी फैमिली थी वो ऑलरेडी इंडिया शिफ्ट हो चुकी थी पार्टीशन के बाद। ओके। हम लोग भी धीरे धीरे मूव कर रहे थे। हम लोग ने सब चीज़ सन 2000 में हमने भी वाइंड अप किया। हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली रही है। मेरे पापा लोग 6 भाई हैं। उनकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे पापा के ऊपर ही थी हमेशा, क्योंकि वो बड़े हैं सबसे भाइयों में। तो बड़े होने के कारण उन्होंने हमेशा गिवर्स गेन फिलोसॉफी पे ही काम किया हुआ है। हमेशा उन्होंने देने वाला ही काम किया है कि मेरा भाई, मेरा परिवार जो है आगे बढ़े, बाकी सब टेंशन मैं लूँगा। तो वही चलता रहा। सन 2000 में मेरे दादाजी का जो है डेथ हो गया, देहांत हो गया। तो अब हर कोई सेपरेट होना चाहता है। आज कलयुग है, आज तो घोर कलयुग है। उस समय थोड़ा वो सतयुग भी था। भाई भाई का फीलिंग अच्छा समझता था, और मोबाइल का युग नहीं था। मोबाइल हमारे वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे 2005 में। ओके। सन 2000 में जब ये सिचुएशन आई, दादाजी एक्सपायर हुए, तो सब भाइयों ने बोला कि हम लोग को अपना हिस्सा दे दो, हम लोग अपने हिसाब से मूव ऑन करना चाहते हैं लाइफ में। किसी को कुछ आता था नहीं आता था, उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं था। बस उनको ऐसा था कि हमें अपना हिस्सा मिल जाए। तो पापा ने क्या किया था कि इतना लंबा समय बिजनेस रन करते हुए हो चुका था
लगभग 20 साल। तो पापा क्या बोलते थे कि उनके जो रिलेशंस होते थे ना कस्टमर्स के साथ, वो उनके घर जाके खा पी के आराम से एंजॉय करके आते थे, मतलब वो भाईचारा बना के चलते थे। तो क्रेडिट पे भी राशन पानी देते थे। अब जैसे क्रेडिट पे आप देते जाओ, ₹1,00,000 का क्रेडिट है, सामने वाला 80,000 दे रहा है, फिर 1,00,000 का फिर ऑर्डर दे रहा है, तो वो धीरे धीरे अमाउंट जो है बढ़ते 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 सन 2000 में 37 लाख रुपए का क्रेडिट था मार्केट पे। ओह, तो अब जब सेपरेशन हुआ, भैया लोग, पापा के भाई लोग, चाचा लोग जो है वो अलग होने की बात की है, तो उन्होंने एक शर्त और भी रखी, क्रेडिट तुमने दिया है, उसकी जिम्मेवारी वसूलने की भी तुमको उठानी पड़ेगी, हमको क्रेडिट वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो पापा ने बोला ठीक है, मैं जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ सबको अपना हिस्सा देता हूँ, और जो क्रेडिट वाला पार्ट है कलेक्शन का वो मैं लेता हूँ अपने सिर पे। तो उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था, बिजनेस पूरी तरह से जो है अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था, सब वाइंड अप किया था। अब सोचा जब चालू शुरू से ही करना है तो यहाँ रह के क्यों करें, आधी फैमिली तो इंडिया में है, तो हम भी इंडिया चलते हैं। हम लोग ने प्लानिंग करी इंडिया आने की, सब पासपोर्ट वगैरह वीज़ा वगैरह सब रेडी हो चुका था। 37 लाख रुपए वसूलने की टेंशन नहीं थी, क्योंकि जो इंसान ज़ीरो से हीरो बन सकता है एक बार, तो वो दोबारा भी बन सकता है। तो पापा के मन में भी यही था कि मैं बिल्कुल उसको अचीव कर लूँगा इंडिया जाके। लेकिन हमारी जब टिकट्स वगैरह हो गई, तो पार्लियामेंट अटैक हुआ था दिल्ली में, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तानियों ने ली, और जो रास्ते थे आने जाने के, समझौता एक्सप्रेस वगैरह जो भी चलता था उस समय, वो सब बंद हो गया। और मतलब हमको हमारी वीज़ा वैलिड ही नहीं रही। फिर हम लोग वहाँ पे, हमारे ज़मीन, पैरों तले ज़मीन खसकना जिसको बोलते हैं ना, वो हुआ हमारे साथ। अब हमारे पास ना बिज़नेस है, क्या है, सिर्फ एक डेट है, खुद के पैसे का है, वो भी हमारा ही खुद का पैसा जो मार्केट में 37 लाख रुपए वो फंसा हुआ है, उसको वसूलना है, उसी के सहारे जीवन को व्यापन करना है। 4 साल लगातार ज़िंदगी कैसे भी गुजरी है उसका मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। उन 4 सालों में हमारे पास कुछ नहीं था, खाने पीने की साधन नहीं थे। फैमिली, हमें अगर कलेक्शन मिलता, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट था ना वो, उसमें से कलेक्शन करने जाओ तो गाली के अलावा कुछ नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत मिलता था, तो उससे क्या होता था, स्कूल फीस वगैरह पड़ जाती थी। मैं, मेरी छोटी बहन और एक छोटा भाई है, हम लोग 3 पढ़ाई करते थे, बाकी 2 भाई और हैं ऊपर, वो जो हैं छोटी मोटी जॉब कर लेते थे। तो ऐसे व्यापन चलते रहा, और 4 साल लगातार रास्ते बंद रहे, यहाँ आने का कोई सोर्स मिलता नहीं था। और उस समय लेटर लिखने का, खत लिखने का ही एक सोर्स था कम्युनिकेशन का। हम लोग 7 भाई हैं, जिसमें से 4 हम लोग वहाँ रहते थे, 3 यहाँ पे रहते थे। तो हम लोग खत के माध्यम से ही एक दूसरे को जो है कम्युनिकेट करते थे। मैं भी बहुत सारे खत लिखता था उस समय। तो जर्नी हुई स्टार्ट ऐसे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, पापा कलेक्शन पे जाते थे तो रात को वापस आएंगे कि नहीं, इसका कोई उसमें गारंटी नहीं होती थी। पीछे जो है हम भाइयों को ही, 3 बड़े हैं, एक छोटा है, हम भाइयों को ही संभालना होता था। तो खाने के लिए भी रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाली सिचुएशन थी हमारी। ऐसा नहीं कि जो भाई चाचा लोग सेपरेट हो गए थे तो वो सपोर्ट करते थे, कोई नहीं करता था सपोर्ट, सब अपनी फैमिली में एंजॉय करते थे, कोई किसी का। वो समय चालू हो चुका था एक्चुअल में कलयुग का। सन 2000 से पहले थोड़ा बहुत सतयुग बचा था, उसके बाद जैसे जैसे मोबाइल युग आया, आज तो पूरी तरह से आप देख ही रहे हो क्या स्थिति है। उस समय तो फिर भी QWERTY मोबाइल हुआ करते थे, टच स्क्रीन नहीं थे, सही बात है। फिर भी कम्युनिकेशन ही होता था खाली मोबाइल से। आजकल तो बहुत कुछ ऐसी दुरुपयोग होने लगी है टेक्नोलॉजी, आप उस चीज़ को बिल्कुल जानते होंगे। तो अब हमें ना जो रोज़ खाने पीने के लिए जो चाहिए पैसा, और छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए भी चाहिए, तो हम लोग को मेहनत करनी पड़ी। मैं उस समय 10 साल का था। 10 साल की उम्र में मेरी मम्मी ने हम लोग को हमेशा उठना ही सिखाया, गिरना कभी नहीं सिखाया। मेरी मम्मी क्या करती थी, हमें चीज़ें बना के देती थी, जैसे गुड़ से एक चीज़ बनती है, गुड़ को पिघला के एक चीज़ बनती है जिसको हम लोग चिक्की बोलते हैं ना उसका एक फॉर्म होता है, वो बना के देती थी, वो बेच के आते थे, दिन भर में 50-60 रुपए अर्निंग हो जाती थी। ये कितने एज में थे? ये 10 साल की उम्र में। यही था आपका पहला? ये मेरा पहला। और ये करते थे। उसके बाद शाम को, ये तो 2-3 घंटे में हो जाता था। फिर और शाम, ये कहाँ था? ये पाकिस्तान में? क्योंकि 4 साल हमें जो स्ट्रगल था ना, वो स्ट्रगल का ही स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप देखे होंगे स्कूल्स में जो भाई लोग बोरा बिछा के सामान बेचते हैं,
चना मुरा एनीथिंग टॉफ़ीज़ वगैरह, हमने भी वो उस चीज़ से स्टार्ट किया। हमने कुछ पैसे जमा करे थे, जो बिज़नेस मम्मी के थ्रू हम करते थे ना, उससे हमने कुछ पैसे जमा करे थे, लगभग 800-900 हज़ार रुपये। उस समय वैल्यू थी पैसे की, 800-900 रुपये बहुत बहुत होती है। वैल्यू रखते थे। हमने स्टार्ट किया, पास ही के एक छोटे से कस्बे से हम सामान होलसेल रेट पे लाए और शाम को उसको बेचना चालू किया। सामान बिकता नहीं था, क्योंकि आप बोरी पे बिछा के बैठे हो, दुकान भी तो होती है ना, उस समय दुकानें भी होती थी। तो बच्चे लोग जो हैं, छोटे बच्चे लोग, वो दुकान से अपने मम्मी पापा के साथ जाके लेके आते थे। तो वो हम लोग बहुत अच्छे कौन प्लेयर से रहे। एज में आप फिर इंडिया आए आप? मैं 14 ईयर की एज में आया। 4 साल बाद जैसे ही रास्ते हाँ। खुले, हमने इमीडिएट बोरिया बिस्तर बांधा और यहाँ पे आए। ओके। अच्छा, हमारे पास उस समय यहाँ आने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, इवन हमारी जो हेल्प की थी यहाँ पे, मैं उनका नाम ले सकता हूँ कि नहीं वो आप बताएं। शदानी दरबार है वहाँ के जो संत हैं, उन्होंने हेल्प की थी कि आप इंडिया जाओ, हम आपका सपोर्ट करते हैं, वीज़ा वगैरह दिला देते हैं, टिकट भी हम करवा देते हैं। तो हम उनकी हेल्प से यहाँ पे आए थे। इसलिए मेरे पापा जो हैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्होंने हेल्प की थी। उस सिचुएशन में भाई लोग भी हेल्प नहीं करते। तो वो उस समय उन्होंने लगभग 48 या 49,000 हमको एज अ डेट दिया था कि आप ये लौटा देना, दान नहीं दिया था, लौटा देना जब कमा लोगे तब। तो इंडिया आके हमने मेहनत की। यहाँ आके इवन कपड़े पहनने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब वहाँ पे चलता है कुर्ता पजामा, पाकिस्तान में खान ड्रेस चलता है, जीन्स शर्ट नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे चलता है जीन्स शर्ट। तो अब हमारे लिए वेशभूषा सब चीज़ नया खरीदना था, लेकिन नहीं थी अर्निंग, तो नहीं जिया हमने। हम उसी ड्रेस में ही जीते थे, हम उसी ड्रेस में ही आज भी इवन आप मेरे वीकली वेयरिंग को देखोगे तो मैं हफ्ते में 2 दिन खान ड्रेस ही पहनता हूँ, अच्छा। क्योंकि कंफर्टेबल लगता है और मैं भूलना नहीं चाहता। मैं वहाँ पे, भाई वो पार्ट तो इंडिया का ही था, बाद में वो भले सेपरेट हुआ, पाकिस्तान के पार्ट्स चले गया, वापस आएगा। अभी उसकी चल रही कि सिंध को इंडिया में वापस लाना है ना। तो हम उसको भूलना नहीं चाहते, इसलिए मैं वो वेयर करता हूँ और गुरुद्वारे रेगुलर जाता हूँ, तो इसलिए वहाँ पे वो ड्रेस चलता है, पंजाबी ड्रेस। तो ये चीज़ तो ऐसा लगता है ना कि जब आप पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुए हैं, तो ये आपके इकोनॉमिकली भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। लाइक इंडिया की जो कंडीशंस हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। बिल्कुल। तो किस तरीके से इंडिया बेटर रहा इकोनॉमिकली फ्रॉम पाकिस्तान? देखो सर, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है पब्लिक को। पाकिस्तान में गवर्नमेंट अपने आप को ही सपोर्ट करती है, पब्लिक को उससे कोई लेना देना नहीं। पब्लिक से बस टैक्स वसूलना ही उसको आता है। आज मतलब माइंडसेट लोगों का ये है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद देश है, ऐसा नहीं है। मैं बेंगलोर रहा हूँ, बेंगलोर में मेरे से जो दोस्त लोग पूछते थे कि आप कहाँ से आए हो, तो मैं छत्तीसगढ़ बताता था। तो उनकी मेंटेलिटी क्या है मालूम है? गांव से नहीं, नक्सल। छत्तीसगढ़ नक्सलाइट उसके अलावा कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं जानते। तो माइंड सेट है ना। लेकिन हम क्या यहाँ नक्सलाइट है, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग द पीपल आर वाचिंग ओवर द मीडिया। मतलब छत्तीसगढ़ को सुनते ही सिर्फ नक्सलाइट के लिए हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स है। जबकि लोग अगर यहाँ रायपुर भिलाई आए तो दे विल बी सरप्राइज्ड कि यार ये तो कई दूसरे शहरों से काफी बड़ा है ये जगह, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप यहाँ से बाहर नागपुर चले जाओ, आपको 10,000 से नीचे कोई ज़मीन नहीं मिलेगी स्क्वायर फीट में। यहाँ देखो आप 1500, 1400, 1000, 800, 900 सब रेट की उपलब्ध है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज आप इन्वेस्ट करो, आपको 10 साल बाद वो अच्छा रिटर्न दे सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें इकोनॉमिकली जो हेल्प मिली वो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, हमारी छोटी बहन मेरी थी तो उसके लिए भी हमें फ्रीडम मिला। वहाँ पे फ्रीडम नहीं है लड़कियों का। शाम को 6 बजे के बाद वो अगर निकल जाएं तो वो निकलेंगी तो कोई ना कोई निकलेंगी। जिस समय आप वापस आए उस समय वहाँ कौन सी गवर्नमेंट थी? परवेज़ मुशर्रफ थे शायद। परवेज़ मुशर्रफ शायद 2004 कौन से 2004 में आए हम लोग। हाँ, तो मुशर्रफ जी थे। तो मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है वहाँ पब्लिक को। लोगों के पास बहुत पैसा है वहाँ पे। हम मुझे कहते हैं कई लोग, लाइक कुछ और भी मेरे मित्र हैं जो वहाँ से कनेक्टेड हैं, वो कहते हैं कि उनके पास ना पर्सनली बहुत पैसा है, आवाम के पास भले नहीं दिखता है कहते हैं, बट एज सच जो रिच है वो बहुत अच्छे खासे उनके पास पैसा है कहते हैं। पैसा बहुत है, पब्लिक के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास उससे अधिक पैसा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। मैं ये किसी देश के लिए ऐसा
इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ जी के आप आया हूँ। जिए हैं मैं वहाँ कोई पे। रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं नहीं, दे रहा क्योंकि हूँ। देखो सही बात है, हम आज तक जो पाकिस्तान पे जो नॉर्मल लोग हैं, जब सेम यही पाकिस्तानियों के साथ भी होता होगा कि वो भारत के बारे में, जिन्होंने भारत को अपने आंखों से नहीं देखा, मतलब रहा नहीं है, वो बिल्कुल। एक उनके माइंड में एक पिक्चर होगा जी। कि यार वो उन लोग ऐसे रहते होंगे, टोटल है ना? खेल जो है मीडिया ही खेलता है। मीडिया का है। आप किस तरीके से परोस रहे हो चीज़ों को, हाँ, सही बात है है। ना? आप वैसे क्या मतलब एक नॉर्मल परसेप्शन क्या है इंडिया का उन लोगों के माइंड पर? एक जैसे कि होता है ना, चाय की टपरी पे लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को। एक नॉर्मल जो पॉलिटिकल टॉक में ये आता है, वहाँ पर किस तरीके की बातें इंडिया के लिए होती है? इंडिया के लिए जब मैं वहाँ रहता था तो मेरा सपोर्ट हमेशा से इंडिया को ही रहता था। हम लोग मैचेस देखते थे इंडिया पाकिस्तान की, तो हमेशा इंडिया को ही जिताया है। कभी भी हमने पाकिस्तान जिंदाबाद वाला नारा नहीं लगाया, हाँ, हाँ, क्योंकि हमारा दिल वो हिंदुस्तानी ही था हाँ, शुरू से ही। सही बात है। तो ये मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट तो नहीं है, पता नहीं आप बताएंगे। हाँ, वहाँ रह के भी, हाँ, मैं अपना परसेप्शन बताऊँ तो इंडिया के वहाँ रहते हुए हमारा परसेप्शन था कि वो एक हिंदू जो मुल्क है है। मुल्क है, और हम हिंदू हैं तो हम वहीं से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, बाकी रही बात अदर कम्युनिटीज़ की, हम्म, जो हम तो माइनॉरिटी थे वहाँ पे, जो हम्म, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का ये सोचना होता है कि इंडिया जो है हमको धोखे से हमसे बहुत सारी चीज़ें लेके गया हुआ है। ओके, जी, धोखे से लेके गया हुआ है। जबकि पाकिस्तान, कश्मीर भी वही एक मुद्दा है हाँ, कि एक धोखे मुद्दा। से लिया है उसने, जी, ऐसा 20 सोचते हैं। साल मैं जब यहाँ आया तो उसके 15 साल बाद तो कश्मीर से CAA वगैरह जो वो हटा दिया गया। तो हम जब वहाँ रहते थे तो ये सब चीज़ें तो कॉमन थी उस एरिया में। इधर आधा कश्मीर इधर है, उधर भी तो है, आधा उधर भी तो है ना। तो हमें वहाँ की न्यूज़ मिलती थी हमेशा। ये जो आतंकवादी वाली जो मेंटालिटी है ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पूरा आतंकवादी नहीं है। आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। ऑल्सो यू कैन विजिट सागर श्रीदेश क्लिप्स फॉर स्मॉल वर्जन्स ऑफ दिस लॉन्ग पॉडकास्ट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द शो। वहाँ वो आपने वीर ज़ारा देखी, उसमें बोलता है ना, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, जो गाना है, उस एक लाइन का मतलब ये है कि देश जो है ना खराब नहीं है। देश कभी भी खराब नहीं होता। वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से और वहाँ की मीडिया किस तरीके से सामने ला रही है आपको उसकी इमेज को, उस पर डिपेंड करता है। अब यहीं इंडिया में रहते हुए बेंगलोर कितना दूर है, वहाँ के लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बोलते हैं कि नक्सलाइट है। यस, इंडिया का ही पार्ट है ना। क्या आपने वहाँ जाके देखा कभी? नहीं, सिर्फ मीडिया पे आपने देखा, उसके बारे में सुना तो आपने उसको घोषित कर दिया। मैं पुलिस वालों के लिए एक वो नेगेटिव थॉट रखता था अपने माइंड में कि हर पुलिस वाला जो है वो रिश्वतखोर होता है। कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे से, एक पुलिस वाले, मेरी मुलाकात एक ऐसे पुलिस वाले से हुई, मेरा पूरा परसेप्शन बदल गया। वो जो ज्ञान दे रहा था वहाँ सामने बैठ के, सर का नाम नहीं लूँगा, तो वो जो सामने बैठ के ज्ञान दे रहे थे वो प्रेमानंद महाराज जी की बारे में जैसे देते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी देते हैं ज्ञान, वैसा ज्ञान परोस रहा था। मैं बोला एक पुलिस वाला जो दिन भर अलग अलग केसेस से दिन भर जो है फेस कर रहा है, मतलब का मार पीट है ना, गुंडागर्दी वगैरह सब चीज़, उसके बाद उसके माइंड में ये है, 29 साल नौकरी करते हुए उनको 60,000 का वेतन है, लैपटॉप कुर्सी टेबल भी अपने पैसे से खरीद के बैठा हुआ है, फिर भी लोगों की वैसी मदद कर रहा है जैसे एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो मेरा जो परसेप्शन है पूरा बदल गया कि ऐसा नहीं है कि हर मतलब आपको जिस तरीके से दिखाया जाता है वैसा होता है। आप खुद उस चीज़ को जब तक फील नहीं करते हो, जब तक आप उसको फेस नहीं करते हो, तब तक आप उसके लिए ना नेगेटिव, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप नेगेटिव इमेज मत बनाओ। आप पाकिस्तान गए नहीं हो ना, नहीं गए हो तो आप क्यों सोच रहे हो कि वो एक आतंकवाद देश है। आप बेंगलोर में रहते हुए छत्तीसगढ़ के लिए बोल रहे हो नक्सलवाद है, नक्सलवादी स्टेट है। आप आओ ना, एक बार घूम के तो जाओ। जब तक खुद नहीं फेस करते ना, तब तक मेरे हिसाब से ना किसी को किसी के बारे में भी कोई भी परसेप्शन नहीं देना चाहिए। सामने वाला बंदा फटी बनियान पहन के बैठा है, आप सोच रहे हो वो गरीब है, हो सकता है वो उसी को अमीरी मानता हो। सही बात। अमीर होना पहनावे से नहीं होता है, अमीर होना होता है कि आप कितने अंदर से अमीर हो। एक स्टोरी है, जीत आपकी बुक से ही है, आप अगर पढ़े हैं तो, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा होता है, अलग अलग कलर्स के गैस वाले गुब्बारे। तो वहाँ पे एक बच्चा अपने पापा के साथ गुब्बारा खरीदने के लिए आता है। तो बच्चा बोलता है
वो अंकल को कि अंकल एक गुब्बारा आप हवा में छोड़ दो मेरे कहने पे, मैं पैसे पापा से दिलवा देता हूँ। तो वो ब्लू कलर का गुब्बारा छोड़ देता है, हवा में उड़ जाता है। तो बच्चा बोलता है अंकल आपने ब्लू कलर वाले गुब्बारे को क्यों छोड़ा, रेड कलर वाले को छोड़ोगे तो वो भी उड़ेगा कि नहीं। बोले बेटा डिपेंड इस पे नहीं करता कि वो कौन से कलर का है, डिपेंड इसके ऊपर करता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। अगर उस लाल गुब्बारे में भी हीलियम गैस भरी हुई है तो वो भी ज़रूर ऊपर जाएगा। सही बात तो कही। आपके अंदर की अमीरी मायने रखती है, बाहर की नहीं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि ये जो है जब आप वहाँ से आए जी पाकिस्तान से इंडिया आए, आपको सबसे बड़ा शौक कौन सा लगा? लाइक यार मैं तो ये सोचता था इस जगह के बारे में, बट ये तो कुछ अलग निकला। मैं इंडिया को फॉरेन की तरह ही समझता था। हाँ। मतलब हमने ऐसा नहीं देखा था माहौल। हम लोग जिस कस्बे से आए, छोटे गांव से आए, मैं तो वहाँ का बड़ा सिटी है कराची। जब मैं वहाँ गया था तो मेरे लिए कुछ अलग ही सिचुएशन। मैं 10 साल की उम्र में वहाँ गया था, वो भी मेरे को कोई गोदी में बिठा के अपने साथ खिलाने की है उससे माइंड सेट से लेके गया था कि चल तेरे को घुमा के आऊँगा। हमारे पास हैसियत नहीं थी उतनी जाने की। कराची जैसे यहाँ से रायपुर से दिल्ली है, वहाँ से जरवार से कराची का डिस्टेंस है। तो मैंने जब वो देखा था, उसी उम्र में देखा था जब मैं इधर आ रहा था, तो मेरा माइंडसेट वहाँ से मतलब हो गया था कि पाकिस्तान में भी इतना बड़ा शहर है। फिर जब हम दिल्ली आए ना, तो फिर वैसा फीलिंग वो पहले मैं फील कर चुका था एक्चुअल में, बड़ी सिटी वाला। तो ऐसा उसके बारे में एक्स्ट्रा तो मेरे अंदर कुछ नहीं आया सर। क्योंकि आप मतलब जो मैंने अभी भी बताया कि माइंड सेट है ना, वो आप जब तक फेस नहीं करते हो ना, तब तक आपका परसेप्शन नहीं, मैं अपार्ट फ्रॉम सिटी जो हम चीज़ों सुने रहते हैं ना कल्चर वाइज कि वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, एक कहानी तो हम सुन ही रहते हैं। जैसे देखिए पाकिस्तान के बारे में अगर आम तौर पर अगर मैं बोलूँ तो हमें ये लगेगा कि जैसे उनको पता चलेगा कि ये बंदा इंडियन है, वो बहुत शक के नज़रों से देखेगा हमें। अगर मैं पाकिस्तान चला गया तो और उनको पता चल गया कि ये इंडियन है, तो हमेशा एक शक के नज़रों से, थोड़ी सी दुश्मनी की नज़रों से, ये सबसे। हालांकि मेरा ऐसा स्टोरी है जो मैं शेयर करूँगा कि मैं पाकिस्तानियों के साथ रहा हूँ, वो कहाँ हूँ कैसा हूँ बाद में बताऊँगा। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि एक परसेप्शन है, आम लोग यही सोचेंगे कि यार पाकिस्तान जाना मतलब खतरा। दैट्स व्हाट हम लोग ने मूवी वगैरह में देखा भी है ना, कि वहाँ गए हैं। जैसे वो कौन सी मूवी थी अपनी सनी देओल और अमीषा पटेल की, गदर। तो लगभग या फिर अभी जो रिसेंटली बजरंगी भाईजान वगैरह आया, तो हमें ये लगता है कि हिंदुस्तानी देखे तो बस हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये हमारी परसेप्शन है। तो ऐसा कुछ परसेप्शन आपका इंडिया के प्रति रहा हो जो शायद चीज़ें चेंज हुआ हो? ऐसा लगता था कि हम लोग जो है पाकिस्तानी जो है ना, उनको इंडिया अपना दुश्मन मानता, पूरे देश को मानता ही है। क्योंकि वो हमेशा उससे दुश्मनी बोलते ही रहते हैं ना, कभी बम ब्लास्ट करवाते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। तो हमको लगता था कि वहाँ जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा कि जो है हमें भी गन शॉट सीधे उससे उड़ाया जाएगा। क्योंकि पब्लिक जो है मीडिया पे डिपेंडेंट है, और मीडिया कैसी इमेज क्रिएट की हुई है पब्लिक के अंदर, वो आप और मैं नहीं जानते हैं ना। तो ऐसा होता है, जैसे अभी हम पॉडकास्ट में पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, यही अपने आप में कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। बिल्कुल, कईयों को लगेगा कि यार ये तो पाकिस्तान की बड़ी गुण गा रहा है या अच्छे बोल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है, पहली बात तो ये कोई टीवी इंटरव्यू नहीं है, ये एक पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो अगर कुछ चीज़ें हमारे दिल में हैं जो हमारा परसेप्शन है, तो जो गलत समझ रहा है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पब्लिकली ऐसा बता रहा हूँ, अगर कि मैं वहाँ रह के आया हूँ बता पा रहा हूँ ना। मैं कोई ऐसा तो नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो सुना है वो नहीं बता रहा हूँ। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, जब तक आप उसको फेस नहीं करते हो तब तक आप उसके बारे में सही या गलत नहीं बोल सकते। तो देखो सर, क्या है, मैं बॉर्न हुआ हूँ वहाँ पे, मैं रह के आया हूँ, मुझे मालूम है कि वो जो है पूरा का पूरा देश कभी भी वैसा नहीं होता, कभी नहीं होता। अभी तो मैं इंडियन हूँ। तो हुआ ये था कि मैं गया था किर्गिस्तान अपने बिजनेस के सिलसिले में। तो किर्गिस्तान गया था, तो वहाँ पर अब मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, मैं एग भी नहीं खाता। मैं भी तो अब जब वहाँ गया तो जिस रूम में रुका था, जिस बंदे ने रोका था, वो बेसिकली वसीम जी थे, वो पाकिस्तानी ही थे। अच्छा। और तो जिस कॉलेज के काम से ही गया हुआ था, तो वो जब गया हुआ था ना, तो उन्होंने जहाँ रुका तो वहाँ पर मैक्सिमम पाकिस्तानी ही थे, लड़के थे। तो मैंने बोला भाई मैं तो ये सब नहीं खाता, मीट वगैरह नहीं खाता। तो उन लोगों ने मेरे लिए आलू की सब्ज़ी बनाया। अच्छा। तो मैं उनको कहने लगा यार आज मेरे चक्कर में आप लोगों सब आलू की सब्ज़ी खा रहे हो। तो कह रहे कोई नहीं सागर भाई, हम लोग आलू खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
सही है। तो कहने का मतलब है, सोचो उन्होंने मुझे ध्यान में रखते हुए, आई थिंक उनका था उस दिन कुछ किसी प्रकार नॉन वेज, शायद उनका डेली डाइट में नॉन वेज होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उन्होंने मेरे वजह से, और ऐसा नहीं कि मुझे अलग से बना कर दिया वो अलग से कुछ खाए, वही खाना मैंने भी खाया, बॉइल्ड आलू को, और उन लोगों ने भी खाया। तो मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा था यार, मेरे वजह से बेचारे लोग सादे से, जी। अगेन माई गेम ऑफ परसेप्शन, मुझे ये लगता था दैट दे ऑलवेज कंज्यूम मीट, सब मुस्लिम ही थे, हाँ, तो दे विल ऑलवेज कंज्यूम मीट, ऐसा लगता था मुझे। उनको बोला कोई नहीं सागर भाई, हम लोग आलू खाते आलू हैं, आप खाते हैं। टेंशन मत लो करके। और भी कुछ लोग मिले, जैसे एग्ज़ाम हो रहा था, तो यार किसी किसी स्टूडेंट का था, तो वही जो एग्ज़ाम में नर्वसनेस हमें है वही फील कर रहे थे, तो आई वाज फीलिंग पर कोई फ़र्क नहीं है, हम दोस्त जैसे बात कर रहे हैं, दोस्त जैसे हमारा वो है, सब कुछ एक है, बड़ा सही वो जी, था। ऐसा था। चलिए मैं पहला शॉट लेता हूँ, जी। लेट अस सी। वैसे मैं बड़ा कैरम में बड़ा कमज़ोर हूँ, लेट अस सी, देखते क्या हैं। होता है देखो। वाइट ना मेरा। आप वाइट ले लो। हाँ, चलो बढ़िया। ऐसा है, शुरू करिए आप। सर वो पेपर थोड़ा हटाना पड़ेगा। अच्छा। गेम को इवन रखना है क्यों? हुँ। आप अच्छा अरे आप ही की गया देखो क्या? पॉइंट बनी। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा एक चीज़ बताइए, इतना स्ट्रगल आपने देखा, 2 चीज़ें हैं, ये स्ट्रगल हम उसको या मैं इस तरीके से पूछता हूँ, जो भी आपने जब 10 साल से 14 साल में जो फेस किया, उसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट रहा आपके आगे के लाइफ में, वो कितना हेल्प किया आपको? जो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हैं वो उन 4 सालों में हमने सीखी। किस अच्छा। तरीके से बिज़नेस जो है, हम्म, अगर हम इंडिया जाते हैं तो हमारे पास देखो पढ़ाई करने के लिए तो पैसे हैं नहीं। हाँ हाँ, करना तो बिज़नेस ही पड़ेगा। हम्म, नौकरी करनी पड़ेगी या बिज़नेस करना पड़ेगा। वो हमने वहाँ से सीखा कि अगर जाते भी हैं तो किस तरीके से क्या बिज़नेस करेंगे, अच्छा, ताकि हम अपने आप को जो है सर्वाइवल सिचुएशन से एक कंफर्ट सिचुएशन तक ले आएँ। तो वो सारी चीज़ें इन 4 सालों में हमने सीखी। और मतलब एक एक्सपीरियंस तो रहा ही होगा ना कि भाई ये जो चीज़ें जो उस समय लर्निंग मिली होगी, वो हो सकता है वो आज भी आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सीखी कि खुद तो रिस्पॉन्सिबल थे ही मम्मी का ख्याल रखने के लिए, घर का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि पापा कई बार 2-3 दिनों तक नहीं आते थे, कलेक्शन के लिए जाते थे। अच्छा, जंगल एरिया था ना, जहाँ हमारा गाँव था उसके आस-पास में ना राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है, रेगिस्तान पड़ता है पूरा। जी, हमें फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई देती थी ऐसा? जब कुछ होता था तो। अच्छा, अच्छा जी। एक चीज़ बताओ, पैसे को लेकर ऐसा आपके माइंड में क्या परसेप्शन है? कई बार गिवर्स गेन फिलॉसफी यहाँ भी काम करती है। देखो मैंने अपने उसको जो है स्ट्राइक किया था, लेकिन पॉइंट आपको मिला हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा था जी, कि पैसे को लेकर, और देखो। थैंक यू, दोनों बराबर हो गए। मतलब व्हाट गोस अराउंड कम्स कम सर अराउंड। ओके। जी, क्या पूछ रहे थे हाँ, तो आप? मैं ये बोल रहा था कि पैसे को लेकर अब इतना आपने बिजनेस किया, व्हाट इज द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट द मनी दैट पीपल डू नॉट वांट टू हियर अबाउट इट? कोई पैसे को खोना नहीं चाहता है। अर्न करना सब चाहते हैं, लेकिन लूज़ नहीं करना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो जर्नी है, वो अगर आपने सीख ली, तो आपके अंदर से ये डर खत्म हो जाएगा। मतलब अर्न करना चाहते हैं, लूज नहीं करना चाहते, पहले जी। तो आप अपना स्ट्राइक करें। और एक्चुअली में ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि क्या होता है ना, ये प्रोसेस टू अर्न मनी वो कहीं ना कहीं लूज से, आपने भी तो शायद आपने अपने बायो में कहा था कि लाइक यू हैव लॉस्ट 15 15 लाख, लाख वो रुपीज़, क्या था वो एग्जैक्टली वो चीज़? सर मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई यहाँ पे, मैं अच्छा मेरे लिए सबसे थैंक यू, हाँ, सबसे चैलेंजिंग क्या था मालूम है? इंडिया हाँ, आने के बाद हाँ, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ के आया था, अच्छा, मुझे हिंदी नहीं आती थी। हाँ, और मैं यहाँ पे जैसे एज ग्रुप में आया था ना 14 इयर्स, उस समय के अकॉर्डिंग मेरे को जो एडमिशन मिली थी वो 8th स्टैंडर्ड में मिली थी इंडिया में। हाँ, और हम आए थे अगस्त के 22nd डे पे। और उस समय लगभग जो है क्वार्टरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए रहते हैं, हाफ ईयरली चलते रहते हैं। तो मेरे लिए चैलेंजिंग क्या था, हिंदी आती नहीं है, हम पढ़ के आए उर्दू मीडियम से, उर्दू लिखना पढ़ना सब आता है। तो अब हिंदी सीखना सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि बुक्स तो हिंदी में और इंग्लिश में ही रहती हैं इधर, उर्दू में तो कोई बुक ही नहीं है, मदरसे में तो पढ़ना नहीं था। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था हिंदी सीखना, पहला। दूसरा चैलेंजिंग पता है क्या था? हिंदी तो फिर भी इंसान सीख लेता है। मेरे पास ना एक इस पे एक लाइंस मैंने जो लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा हिंदी भाषा के ऊपर, हिंदी और सिंधी दोनों के ऊपर है वो। तो हिंदी सीखना आसान है, कोई अच्छा। टफ नहीं है।
हाँ, हिंदी हर कोई सीख सकता है और बहुत प्यारी भाषा है, हाँ। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था हिस्ट्री। अच्छा। हम तो गांधी जी के बारे में जानते ही नहीं थे। हम तो कायदे आज़म को पढ़ के आए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो और बोर्ड एग्जाम था 8th हाँ, स्टैंडर्ड। हाँ, हाँ। उस समय 8th ना बोर्ड हुआ करता था। आज से आप पीछे जाओगे 20 साल पहले तो 8th स्टैंडर्ड भी बोर्ड एग्जाम दिया करते थे हम लोग। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टफ सिचुएशन था पढ़ना, क्योंकि मम्मी पापा बोले तेरी एज जो है अभी बिजनेस की नहीं है, अब तो भाई लोग हैं ना बड़े वाले, वो लोग देखेंगे, तुम लोग बिजनेस करके आए हो, तुम लोगों ने अच्छा संभाला घर को, अब जो है थोड़ा सा तू पढ़ ले कम से कम, और हाँ। छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा ले साथ में। तो हमने एडमिशन मेरी हुई गुजराती इंग्लिश मीडियम स्कूल देवेंद्र नगर में है, वहाँ पे सोर्स से हुई। ऐसे तो पाकिस्तानी को कोई एडमिशन देता नहीं है, ईजीली नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है। तो टेस्ट हुआ, प्रिंसिपल बहुत खुश हुए, इंग्लिश आती थी मेरे को, मैं वहाँ पे कोचिंग से इंग्लिश सीख के आया था, दी डॉन कोचिंग सेंटर नाम था वहाँ पे, सर का नाम। ऐसे हाँ। पाकिस्तान में अंग्रेजी के नाम से सच में लोग कांपते हैं क्या, जैसे क्रिकेटर को हम देखते हैं ना? नहीं, उन लोग बोलना नहीं चाहते हैं। तो हमने वो सीखी, मैंने वो बोर्ड एग्ज़ाम पास किया, हिंदी भी सीखी और हिस्ट्री के बारे में भी मैंने सर से कोचिंग। पूरा कंसेप्ट ही बदल गया होगा जब वहाँ की हिस्ट्री और यहाँ हाँ, की हिस्ट्री। बिल्कुल पूरा। देखो वहाँ पे वहाँ के उनको ऊपर उठाने का काम करते हैं कि गांधी जी हमसे छीन के ले गए। सच में। और यहाँ पे जब आओगे तो अलग ही हिस्ट्री है, अलग पूरी हिस्ट्री है। क्यों, मतलब कोई मेल जोल नहीं है उनका आपस में। तो मैंने वो पास आउट किया 51% से। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा इंडिया में, अगर लाइफ में बोलोगे ना तो सबसे पहला अचीवमेंट मेरा वही था। अच्छा। कि आप आते ही 4 महीने के अंदर बोर्ड में अपीयर हो रहे हो। आप जैसे बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। Also, you can visit Sagar Sridesh clips for small versions of this long podcast. Now, let's get back to the show. अच्छा, तो हिस्ट्री में जैसे हम लोग यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत पढ़ते हैं, और इधर मराठास के बारे में पढ़ते हैं, चोलास के बारे में पढ़ते हैं, हम साउथ में टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, फिर मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ ये तो आज के समय में जो इनका जो बेसिकली डायनेस्टी तो अभी भी इंडिया वाला ही रूल था। जैसे मुगल हैं, हालांकि रहा पाकिस्तान तरफ, लेकिन बेसिकली आगरा वगैरह ये सब तरफ ही उनका राज ज़्यादा था। तो उस प्रकार जो ये जो है मिडिवल इंडिया जो जिसको हम कहते हैं, वो उसके बारे में वहाँ पर कौन से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात होता है? वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं होती है। अच्छा। वहाँ वो अपना तो इतिहास वहाँ की शुरू कहाँ से होती है उनकी? 1947 से। 47 से शुरू ही वहीं से होता है, क्योंकि वहीं से तो पाकिस्तान बना। फिर वो वर्ल्ड वार की बात होती है कि हम जीत गए थे या ऐसा किए थे, ये सब हिस्ट्री रहती है। तो 1947 का पाकिस्तान जीत गया था ऐसा? सॉरी, वर्ल्ड वॉर को। उसके बाद हुआ था ना सर, के वर्ल्ड बाद वॉर जो 60। अच्छा, वो पाकिस्तान इंडो पाक वॉर को। हाँ, इंडो पाक, वर्ल्ड वार तो नहीं, इंडो पाक वॉर बोल सकते हैं। तो उसके बारे में बताते हैं। अच्छा। मतलब वहाँ पे ऐसे कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, क्योंकि क्या फ्रीडम फाइटर, वो कायदे आज़म ने जिस भी तरीके से पाकिस्तान को आज़ाद करवाया कि नहीं करवाया वो तो वही जाने। नहीं, वैसे भी देखो 47 के पहले तो पाकिस्तान नाम को कोई चीज़ भी नहीं था ना। हाँ। तो कैसे उसको उन लोग डिस्क्राइब करें? ये क्योंकि हमारे सवाल रहता है माइंड पे कि भाई जब उनकी इतिहास ही 47 से शुरू हो रहा है तो क्या पढ़ते रहे होंगे करके। जैसे हम हिस्ट्री में 3 भाग में पढ़ते थे, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। जी। तो एंशिएंट इंडिया में हम चले जाते थे, अशोका, आर्यंस, इन सब के बारे में पढ़ा। मैं उतना नहीं पढ़ा हूँ डीप में। ये रहा है यहाँ पर। जैसे हम 6th वगैरह से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो बुद्धिज़्म वगैरह जो उस समय का हुआ करता था, ये तब की बात है। उसके बाद मिडिवल इंडिया की बात आती है, जब बेसिकली जब इंग्लिश जब इंडिया में आना शुरू किए तो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह इस सब के बारे में नहीं था, कुछ नहीं था। इवन मैं तब शॉक्ड रह गया जब इंडिया में हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ। और उनका तो बेसिकली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में। हाँ। वो वहाँ पे है अभी भी, इवन मोहनजोदड़ो वहाँ पे है अवेलेबल, लोग रहते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट जो अहमद शाह अब्दाली और ये सब जो वॉर हुआ है, जो उन लोग जब आए और पानीपत की लड़ाई हुई, या फिर आर्यंस जो है, ये कहा जाता है पाकिस्तान में खैबर पास है ना, हिमालय में। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा ऐसा है। ये सब उन्हीं रास्तों से तो पहुंचे हैं। तो बेसिकली ये पूरा वो पाकिस्तान के एरिया को क्रॉस भी किए हैं। अच्छा, आज के पाकिस्तान को। जी। अच्छा, सबसे बड़ा आतंकवाद वही एरिया है ना, पाकिस्तान का वही पार्ट आतंकवाद है।
मतलब मैंने जो स्टडी किया है, पढ़ा है, मैं ऐसा उस पे स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। वहाँ पे जितनी शांति खूबसूरती उस एरिया में है, वैसे ही वहाँ पे वो चीज़ें भी ज़्यादा है। रेडिकलिज्म हम कह सकते हैं। हाँ जी, वो भी ज़्यादा है। तो मतलब इंडिया की हिस्ट्री में पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ की हिस्ट्री में यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। बहुत, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट दिस हिस्ट्री, और ये सच में एक नया पर्सपेक्टिव है। लोगों ने इसके बारे में इतना सोचा नहीं रहा होगा, और ये कितने सही बात है कि 1947 के पहले का ज़्यादा हिस्ट्री ही नहीं है। नहीं अच्छा, 63 और 71 की वॉर पाकिस्तान ने जीता हुआ है, तो बांग्लादेश कैसे बना 71 में? नहीं पता सर, वो ऐसे एक्चुअल में अभी मैंने रिसेंट एक मूवी देखी, उसमें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो है इंडिया, मतलब वो दोनों अलग अलग पार्ट हुए, इंडिया का ही पार्ट है, बाद में अलग हुए। तो उसके कारण जो है वो वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित किए थे बाद में, ऐसा मैंने हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने बना दिया बांग्लादेश, आप जाओ आज़ाद कर दिया, पाकिस्तान को छोड़ नहीं दिया? पता वो तो पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री मेरा बिल्कुल भी इंडियन हिस्ट्री ना उतना अच्छा कोई नहीं उसमें है, वो भी नहीं है, क्योंकि आप लेट से यहाँ की वो शुरू किए हो, तो जाहिर सी बात है। इसलिए मैं जानने की बहुत कोशिश करता हूँ हमेशा हिस्ट्री। अभी मैं दिवाली की छुट्टियों में ना ग्वालियर गया था, बाय रोड। हाँ, ग्वालियर का किला में गया, वहाँ पे स्पेशली मैंने गार्ड करवाया, गाइड करवाया कि मेरे को इसके बारे में बताना। भाई मैं पढ़ा ही नहीं हूँ कभी। जब वो गाइड मेरे को जो चार्ज करते हैं वहाँ पे 5,000 रुपये चार्ज है गाइड का, वो गाइड ना कितना खूबसूरती से उसके बारे में बताया। मतलब मैं उस पलों को जी रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है ना कभी हिस्ट्री इंडिया की। आप लोग ने पढ़ी होगी, ग्वालियर के किले के बारे में पढ़ा होगा, झांसी की रानी के बारे में पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा हूँ। ये मतलब हमारे एकदम बेसिक, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो झांसी की रानी, ग्वालियर, बहादुर शाह जफ़र, इन लोग हमारे इनिशियल चैप्टर्स में हैं। इसके अलावा ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोला कि अगर आपको इतिहास सीखना है ना, तो उसको ना देखो खुद से जी। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। इसका एक एग्जांपल ये है कि दिल्ली में ना हुमायूं मकबरा है जी। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारा, और उसके आर्किटेक्चर और उसके पीछे साइंस, अगर कोई गाइड लेकर जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि भारत क्या था उस समय। उस समय जो वहाँ पर क्वार्टर्स बने हुए थे फॉर द अरब्स, तो अरब्स जो है वो लेबर बन के इंडिया आते थे उस समय। अच्छा, ये था। आज के समय में इंडिया इंडिया जाते के हैं, लेबर, दुबई जी अरब में हम काम करने जी जाते हैं ना, जी जी। ऐसा था। मतलब सोचिए क्या प्रॉस्पेरिटी रही होगी। लेकिन उसके अलावा जो हुमायूं मकबरा है ना, उसका लगभग हूबहू ही ताजमहल बना, अच्छा, उसको कॉपी किया गया। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा एग्जाम्पल मिलता है कि कई बार कॉपी चीज़ें भी ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छा हाँ चल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ ओरिजिनल ही हो तभी चले। अगर आप स्मार्टली कॉपी करोगे ना, हाँ तो इट बिकम्स वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एंड ताजमहल वैसे ही हुआ है। जी, ताजमहल में बस ये हुआ कि संगमरमर के पत्थर को यूज़ किया गया, और वहाँ लाल लाल पत्थर से लाल हुआ है, पत्थर हाँ से हुआ है बिल्कुल वो। सही है। तो ये है इतिहास के। मैं इसलिए ना कहीं भी हिस्टोरिकल प्लेस जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ गाइड ज़रूर करवाता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे, हिस्ट्री जानने में और यूनिवर्स के बारे में जानने, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने स्टार्स हैं, क्या है, नया कोई तारा खोज हुआ तो हाँ। उसको बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, गाइड के बारे में भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप दिल्ली जाएंगे, वहाँ गाइड से बात करेंगे। अगर आपने अपने से जाकर पूछा ना कि भैया मुझे गाइड करना है, गाइड चाहिए, तो वो पता है वो थोड़ा सरप्राइज होंगे। और क्या पूछेंगे, आप महाराष्ट्र से हो क्या करके। अच्छा, उनके माइंड में परसेप्शन है कि ये महाराष्ट्र वाले जो लोग हैं वही लोग हैं जो सिर्फ गाइड को लेकर घूमते हैं, बाकी लोग को गाइड पैसा का खर्चा लगता है। अच्छा ये इंटरेस्टिंग। तो वो बोल रहा था कि मेरे बड़ा सरप्राइज हुआ कि मैं जब गया तो मुझे भी गाइड के साथ घूमना पसंद है। तो उन्होंने बोला कि कईयों को तो हमको कन्विंस करना पड़ता है कि प्लीज़ हमारे साथ घूमो, आपके लिए फ़ायदे रहेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जी। तो वो बता रहे थे कि सिर्फ महाराष्ट्रियंस जो है ना, वो हमेशा गाइड को लेकर घूमते हैं, एल्स बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है। महाराष्ट्रन सर हिस्ट्री, अभी जैसे हमने संभाजी महाराज मूवी देखी, हम्म। तो वो देखने के बाद मतलब मराठास के बारे में अलग फीलिंग क्रिएट हो गई माइंड मन में, क्योंकि उनके बारे में आपने पढ़ा हिस्ट्री, आपको पता होगा, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्ट देखा हूँ। तो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट क्रिएट हुई। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है BNI चैप्टर में, वैसा कुसरे, वो सेम टू सेम संभाजी महाराज जैसे दिखते हैं। मैंने उनको बोला भी स्पेशली जब ज्वाइन किया, सर आपकी वाणी भी वैसी है। और फिर क्या हुआ, AI जनरेटेड इमेज उन्होंने भेजी, सेम वेशभूषा में। बोला ये तो आप अभी तो उससे भी हैंडसम लग रहे हो। क्या नाम है जो हीरो था उसमें, विक्की कौशल, उससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, आपको एक्ट करना चाहिए था। तो वो चीज़ मराठास के अंदर, और वो बंदा जो है ना वैशाख, उसके अंदर वो क्वालिटी है। मराठा मतलब
सही को सही, गलत को गलत बोलने वाली सही उसी टाइम पे ही। तो मैंने बीच में अभी जो ये मूवी आई ना ताजमहल, इसके ऊपर इन लोग 4-5 लोग सेंटर राउंड टेबल मीटिंग कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने सुना था, वो लीड कर रहे थे उसको, वैशाख जो है। तो मैंने सुना था, मैं सुना जैसे ही मैं उसके पास गया, मैं बोला सर आपने प्रूव भी कर दिया आज, आपने जो फोटो भेजी थी ना, आपने उसको प्रूव कर दिया कि आप लीडर हो। महाराष्ट्र है वो। अच्छा अच्छा, साथ ही साथ ना मैं ना और कुछ हमने इंटरेस्टिंग वो बनाया हुआ है जी। आप इसको क्यू कार्ड समझ लीजिए। जस्ट अ सेकंड, लेट मी प्ले दिस। आ जाओ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट प्रोफेशन वाज वंस हाईली रिस्पेक्टेड बट इज नाउ अ कंप्लीट जोक? किसका मतलब, मेरी लाइफ में? ना, ओवरऑल कोई ऐसा प्रोफेशन रहा होगा जो एक समय उसको काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता था, बट आज के समय में अगर वो है, वो बोलेगा कि मैं ये हूँ, तो वो लोग हंसेंगे उस पे, यार ये भी कोई चीज बनने की चीज़ है या समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ माइंड में? ऐसा एकदम से स्ट्राइक तो नहीं कर रहा है। करिए, दैट्स द चैलेंज। ऐसा क्या प्रोफेशन था जो रिस्पेक्ट करते थे लोग आज की डेट में, मतलब वो एक जोक बन के रह गया है? मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूँ टू अ सर्टेन एक्सटेंड ना, बीइंग अ पॉलिटिशियन, ओके। एक समय था कि हम अपने नेताओं की बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और आज वो रेस्पेक्ट नहीं है। मतलब आज के देखिए, पावर से डर जरूर डरते हैं आज भी लोग। हाँ। एक पॉलिटिशियन या मंत्री से आज भी लोग डरते हैं, हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रेस्पेक्ट, तो वो शायद नहीं है वैसा जी। जो शायद एक समय, जब हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी तक की, अगर हम एरा की हम बात करें, तो जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, जो लोग उनके लिए मरने उसके लिए तैयार हो जाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भी ऐसी रहा, ये हमारी हिस्ट्री है। फिर लाल बहादुर शास्त्री, इन सब के जो रहा, यहाँ तक कि राजीव गांधी, मुझे याद है राजीव गांधी जी जब मैं भिलाई में रहता था तो वो आए थे, तो भिलाई में, तो मुझे याद है हर घर के लोग, कोई इनविटेशन कुछ नहीं था, बट उनको देखने के लिए जाया करते थे, वो इतना पॉपुलर हुआ करते थे। सो दैट वाज अ रेस्पेक्टेड प्रोफेशन। बट आज के समय में स्टिल दे आर पॉपुलर, आज भी लोग नेताओं को सुनते हैं, लेकिन अगर आप उसकी बातों को सुनकर एनालिसिस करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, वो प्रोफेशन अब उतना रेस्पेक्टेड नहीं रहा। बोल रहे हो सर आप। ऐसा है। और कुछ है ऐसे इस तरीके से कोई ध्यान में? मतलब मैंने तो आपका जवाब मैंने दे दिया। हर कोई ऐसा नहीं कि देखो, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। आज भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको हर वर्ग के लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं। अगेन, बात को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक समय आप देखा जाए तो टीचर वाज अ वेरी रेस्पेक्टेड जॉब। आज के समय में टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बोल दिया जाता है, लाइक दे आर जस्ट डूइंग देयर बिजनेस, दे आर टेकिंग देयर सैलरी। बट ऐसा नहीं है, आज भी स्टिल देयर आर टीचर्स हु आर रियली डेडिकेटेड टुवर्ड देयर स्टूडेंट। बट एक ओवरऑल चीज़ें में ये दिखता है। अब का एक जगह मैं पढ़ रहा था, फ्लो विद द मार्केट आप कहते हो जी। व्हाट इज दिस फ्लोइंग विद द मार्केट? सर देखो, इसको भी एग्जांपल लेते हैं। हाँ। अभी ठंड का सीजन है। हाँ। आप एक बिजनेसमैन है, आप जैकेट्स का कारोबार करते हैं, आपने 100-150 पीस जैकेट का टारगेट लिया हुआ है बेचने का इस ठंड की सीजन में। यस। आप लेके आए, ठीक है। अब अचानक से आपके ही मार्केट में सेम कैटेगरी की जैकेट्स दूसरा लेके आया। अच्छा। आपने सेलिंग प्राइस रखी थी 600 रुपये, और वो 500 में बेच रहा है। अब आप वो 500 में बेच रहा है और फ्रिक्वेंटली उसकी सेलिंग हो रही है और आपका नहीं बिक रहा है, तो आप ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं मैं तो 600 में ही बेचूंगा। मतलब आप मार्केट के साथ फ्लो नहीं कर रहे हो, तो एट दी एंड क्या होगा, ठंड की सीजन खत्म हो जाएगी, आपका स्टॉक जो है लिक्विडेट नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का ये मतलब था। बात समझ गया, लेकिन अगर वो जो फ्लो जो तय कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता रिवर्स, कि आप 600 में क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, वो अगला जो है वो भी 600 में बेचे, बट वो क्वालिटी पर जीत जाए? मेरा ये कहना है। हाँ, वो ये भी एक पार्ट है। हाँ, कि क्या हम इस फ्लो विद द मार्केट के चक्कर में हम अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी तो नहीं भूल जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कैसे होगा? मैं तो आपको बोला कि सेम कैटेगरी सेम क्वालिटी का वो बेच रहा है। फिर तो आपको मार्केट को अडेप्ट करना पड़ेगा, फ्लो करना पड़ेगा आपको मार्केट के साथ, नहीं तो आप स्टॉक को लिक्विडेट नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारी और चीजें भी लिखी हैं, आपके क्वेश्चन में मैंने रिप्लाई किया हुआ है। हो सकता है वो क्वेश्चन पे भी हमारी चर्चा हो। यस। पता है, फ्लो विद द मार्केट का एक और बहुत अच्छे एग्जांपल है इंडिया के स्टार्टअप्स के बारे में। जैसे जोमेटो, आपको पता है जोमेटो का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था? लाइक फर्स्ट, दीपेंद्र गोयल जो है उनके फाउंडर, द फर्स्ट थिंग दैट ही केम विद जोमेटो, ये जो फूड डिलीवरी वाज नेवर हिज ओरिजिनल आइडिया। ओके।
हिज ओरिजिनल आइडिया वाज, उस भाई को साहब को बस इतना सोचा उसने कि लोगों को, जैसे कि आप जा रहे हैं आज एक होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ बैठकर वहाँ के मेनू देखकर आप डिसाइड करोगे कि यार मैं अपने परिवार के लिए ये ऑर्डर करूँगा। हो सकता है आप बजट को भी देखोगे, आप यूनिकनेस भी ट्राई करोगे। अब वहाँ पर 5-10 मिनट के लिए आपके पास समय होता है, उसमें डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल होता है। क्यों नहीं ये जो डिसीजन वहाँ पर जो 5-10 मिनट मिलता है, उसके वो डिसीजन बनाने के लिए आप पहले से ही घर से निकलो, प्रिपेयर्ड हो जाएं आप उसके लिए। हो सकता है आप कोई उस चक्कर में यूनिक डिश ट्राई करें, या हो सकता है आप अपना बजट पहले से सेट कर लें। उनका ओवरऑल आइडिया था कि सिर्फ मेनू कार्ड आपको दिखाना एडवांस में आपके पास पहुंच जाना चाहिए। जिस रेस्टोरेंट में आप जाना चाहते हो बजट के अकॉर्डिंग चले जाओ। वहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट की लिस्टिंग क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चले जाते हैं फिर समझ में आता है यार ये तो भारी महंगा है ना, अब यार अब आ गए हैं तो खाओ जी। ये था उनका। बट उनको धीरे धीरे ना कस्टमर फीडबैक आने लगा कि भैया मेनू तक ठीक है, अगर आप खाना भी पहुंचा दो ना। एंड हियर ही ग्रू। सेम फ्लिपकार्ट के साथ हुआ। उन्होंने बुक से शुरू किया था। बिल्कुल उसकी हिस्ट्री में पढ़ा हूँ। हाँ, और यहाँ तक कि वो जो कैश ऑन डिलीवरी भी जो इंडिया में जो ज्यादा कॉन्फिडेंटली लाया, अमेजन ने फॉलो किया है फ्लिपकार्ट के सीओडी को। सीओडी अमेजन के कंसेप्ट में नहीं था। अच्छा। हाँ, फ्लिपकार्ट ने वो रिस्क लिया। देखो आज फ्लिपकार्ट ने रिस्क लिया। रिस्क की बात हो रही है। उन्होंने रिस्क लिया, छोटे अमाउंट से ही चालू किया होगा। एकदम से ऐसा तो नहीं लाखों रुपए का प्रोडक्ट सीओडी किया होगा, नहीं किया होगा। छोटे छोटे रिस्क लेते आज वो बड़े इक्विपमेंट को भी सीओडी पे ले आया है। तो रिस्क लेने की जो बात हो रही है ना, रिस्क आप छोटे छोटे से ही बड़े तक पहुंच सकते हो। उन्होंने रिस्क लिया। आज फ्लिपकार्ट नंबर 1 पे है हमारे देश में। हम अमेजोन को नहीं लेते हैं, वो तो मल्टी नेशनल हो गया। अब वो तो $12 बिलियन की वैल्यूएशन है फ्लिपकार्ट का। वो जो बंसल भाई लोग हैं वो तो अब वहाँ से समझ लो एग्जिट ही कर गए हैं फ्लिपकार्ट से, एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अब मेंटरिंग का काम करते हैं। बट मेरा वही कहना था, दे फ्लोन विद द मार्केट। वो ना मार्केट के साथ उन लोग अपने आप को एडजस्ट करते रहे। ये नहीं कि भाई मैं तो बुक बेचता हूँ तो बुक ही बेचूंगा। इसको कहा जाता है कि बिजनेस प्लान जो है ना, आपके लॉन्च के बाद आपका बिजनेस प्लान वेस्ट है जी। हम क्या होता है, ये बिजनेस प्लान बनाते हैं और अगर आप स्टिक रह गए कि भाई मैं तो यही करूंगा, मेरा फ्लो यही रहेगा। हाँ, मैं तो वो कभी नहीं हो सकता। वही बिजनेस प्लान आपको फंडिंग दिलाया हो, बट आपको मार्केट के साथ बदलना पड़ता है। ट्रेंड में आपको चलना पड़ता है, जो मार्केट का ट्रेंड है। पेटीएम आया, पेटीएम मात्र फोन रिचार्ज के लिए आया। हाँ, है ना। उसको नहीं पता था कि ये डिमोनेटाइजेशन होने वाला है। देखो क्या हो गया उसके साथ। आज कहाँ है। हाँ। आज लोगों को जो क्यूआर, मतलब हम भले कितने भी ऐप्स इंट्रोड्यूस हो जाएं हमारे सामने, फोन पे, भीम, अमेजोन पे, दुनिया भर के ऐप आ गए, लेकिन हम जब कस्टमर को फोन पे बोलते हैं ना कि पेमेंट डाल दो यार, तो पेटीएम कर दूं तो वो क्यूआर पेमेंट का एक सिनोनिमस बन गया है वो। हाँ, है ना, बिल्कुल। पेटीएम कर दे रहा हूँ। हाँ, वो चाहे जीपे से पहले वो कैसे भी पे कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलता क्या है, पेटीएम कर देता हूँ करके। सो दिस इज व्हाट हम रिस्क की भी बात करते हैं, रिस्क टेकिंग का। आप लोग रिस्क लेने से क्यों डरते हैं? जैसे आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप भी चाहते होंगे, कई ऐसे लोग देखते होंगे कि जिनमें शायद एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटी है बट वो नहीं जाते होंगे, रिस्क नहीं लेते। हाँ, आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग रिस्क लेने से डरते हैं? रिस्क सर, मतलब अगर आप उस स्थिति से गुजरे नहीं हो, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, फिर अगर आप उस चीज़ से कैसे उबर रहे हो। रिस्क लेने की एबिलिटी तब से आती है, एकदम हर किसी के अंदर नहीं होती एबिलिटी। व्हाट इज द बेस्ट एज, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, व्हाट इज द बेस्ट एज टू टेक द रिस्क? मतलब अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि भैया मुझे ना अपना एक बिजनेस शुरू करना है, बट मैं सोच रहा हूँ 35 साल जब का हो जाऊंगा तब करूंगा, अभी थोड़ा नौकरी करके पैसा जमा कर लेता हूँ, या 40 साल का हो जाऊंगा, आपके हिसाब से आपको क्या एडवाइस रहेगा कि भाई इस एज में तू शुरू कर दे अगर तेरे को करना ही है? मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो 20 साल की उम्र है। अच्छा, 20 years एज। अगर करना है तो 20 से चालू, क्योंकि आज की जो उम्र रह गई है वो 60 साल की रह गई है। पहले 80-90 तक लोग चले भी जाते थे, अब तो 40 के बाद बोनस में चलते हैं लोग। अरे यार ऐसा मत बोलो, मैं बोनस नहीं, मतलब एक ये लिखा हुआ है कहीं पे कि 40 के बाद आप अपना बोनस लाइफ जी रहे हो। यस, एंड 40 के बाद सीरियसली वी आर एंजॉयिंग आवर बोनस लाइफ जी। तो 20 से 30 का ही समय है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आप 20 से 30 के बीच में जो बना पाए वो आपको 30 से 40 को एंजॉय करने में काम आएगा, और 35 तक भी आप ले जा सकते हो उसको, 20 से 35 तक भी ले जा सकते हो।
आप अपना शॉट नहीं खेल रहे हो, कोशिश कर रहा था कि मैं ही खेल लूँ। अब चर्चा ही इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है कि ये गेम में ये गेम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो जो है वो थॉट्स हैं। ओह, ओके, नेक्स्ट लेट अस सी। पढ़िएगा आप। You meet your 18 years old self. You are allowed 3 words. What do you say? मतलब मैं इसके बारे में नहीं समझ पा रहा हूँ। आप अपने अभी आपका एज क्या है अगर आप अभी बता सको तो? 35 years 35 ईयर से है ना। जी अगर आप 18 साल के जीत से मिलते हो, जी ठीक है, तो आज के समय में वो 3 शब्द, चलिए मैं आपके लिए रिलैक्स करता हूँ, 3 से 5 शब्द जो आप जीत को एडवाइस करोगे कि भाई जीत, दिस इज वो हाउ यू हैव टू लीव। क्या Okay. बोलोगे आप जीत को, जब 18 साल की जीत को? डोंट लूज होप। ओके जी, क्योंकि होप एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है? मैंने वो बहुत पहले ही सुन लिया था उसके बारे में कि होप को आपको लूज नहीं करना है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक साइंटिस्ट के थ्रू, शायद क्लार्क रिचर्ड नाम था उस साइंटिस्ट का। उन्होंने चूहों के ऊपर एक होप एक्सपेरिमेंट किया। क्या आपने सुना है कभी उसके बारे में? नहीं, बताइए। उन्होंने 3 चूहे ले आए थे वो, और एक पानी का जार लेके आए थे। तो एक उनका एक्सपेरिमेंट था कि होप कैसे काम करता है। एक चूहे को उन्होंने उठाया, पिंजरे से निकाल के पानी के जार में डाल दिया। ओके शुरू में वो स्विम करता रहा। स्विम करते 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 15 मिनट बाद वो होप जो है उसने छोड़ दी और डूब के वो मर गया। फिर ये कोई मैं उस पे वो नहीं कर रहा हूँ कि हमें चूहों को या किसी जानवर को हानि अरे पहुंचाने के लिए चूहे मारना। भले ही एक्सपेरिमेंट तो गिनी पिग बोले। एक्सपेरिमेंट के चूहों और मेंढक इन सब पे एक्सपेरिमेंट उन्हीं पे होता है, कॉकरोच से शुरू करते हैं, हाँ। चूहे मेढक तक पहुंचते हैं अपन। हाँ बोलिए आप। तो अब वो चूहा मर गया 15 मिनट बाद। स्विम करते करते होप उसने लूज कर दी और मर गया। दूसरा चूहा उन्होंने उठाया, फिर उन्होंने उसको जार में डाला। उन्होंने देखा वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है 15 मिनट तक। फिर वो भी डूबने लगा ना जब, तो उन्होंने हाथ से उसको निकाला, उसके शरीर को पोंछा, सुखाया और उसके पीठ पे ऐसा थोड़ा सा सहलाया। फिर सहलाने के बाद फिर पानी में डुबो दिया उनको। अब इस बार उनका ये देखना था कि जब मैंने उसको एक उम्मीद दी कि मैं हूँ यहाँ पे, तेरे को डूबने से बचाऊंगा, तो वो सोचे कि अब 15 मिनट की जगह वो हो सकता है आधा घंटा स्विम करे, फिर उसको उम्मीद की आस हो। लेकिन आपको पता है उस एक्सपेरिमेंट में वो चूहा कितने घंटे तक स्विम किया था? 60 घंटे तक, 60 आवर्स। उसको लगा कि अभी कोई आएगा और कोई आएगा, वो स्विम करता रहा, उसने होप नहीं छोड़ी। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने नाम दिया, क्लार्क रिचर्ड नाम था कि याद नहीं, रिचर्ड तो था। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया होप एक्सपेरिमेंट। आपको जो डुबा रहा है वही आपको बचाएगा। ये होप आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि आपको जिसने पैदा किया है ना, वो ऐसे ही किसी को पैदा नहीं करता। हाथ पैर सही सलामत दिया है ना आपको, तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, आपको वेट करना है। होप नहीं यही छोड़नी। ईश्वर है, यही प्रार्थना है और यही जी, आस्था है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही आशा मैं है। इसीलिए अपने आप से अगर मिलता हूँ 18 साल की उम्र में वापस, अगर टाइम मशीन आ जाती तो मैं उसको बोलूँगा, जीत डोंट लूज होप। मैं इसका जवाब दूं, मैं क्या बोलूंगा? जी। मैं लड़कीबाजी में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ये भी ठीक है। क्योंकि 18 साल 17 से 18 से देखो बहुत एवरेज लुकिंग बंदे हैं अपन, जी। ठीक है। दुनिया क्या होता है, अच्छा हम लोग उस युग से हैं जब मूवीज जो होता है वो हीरो हीरोइन होते हैं और यूजुअली लव स्टोरी की दुनिया के में आए हुए लोग हैं। मतलब जब हमारे समय में मूवीज होते थे तो वैसे लव स्टोरीज हुआ करते थे। तो हमारे दिमाग में ये होता था कि बड़े होते हैं तो लव स्टोरी होती है सबकी, तो सब कहीं ना एक माइंड में रहता है यार अपना भी कोई स्टोरी हो। कुछ हैंडसम से लड़कों के गर्लफ्रेंड बन जाते थे तो और हमें फील होता था। तो कहीं ना हमने ना बहुत ज़्यादा एनर्जी इन सब फालतू चीज़ों में वेस्ट किया है और अब समझ में आता है फालतू है। और अगर ज़्यादा रहेगा ना, अगर वो 18 साल का सागर अगर नहीं भी मानेगा ना, तो आई कैन नाउ गिव हिम द बेस्ट टेक्निक तो हाउ टू गेट एक्सपीरियंस एंड फॉरगेट। सही। अच्छा, मैं आपको लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा अपनी लाइफ की। मेरे को जो 15 लाख रुपए का लॉस हुआ बीपीओ के BPO बिजनेस में, हाँ, जी, चालू किए कॉल थे। सेंटर कैसे चालू किया वो आप अगर जानना चाहे तो वो भी मैं बता सकता हूँ हाँ। कि कैसे स्टार्ट हुआ। भाई मैं तो इंडिया में 8th क्लास से 12th क्लास स्कूलिंग किया हूँ, 4 साल बस पढ़ा हूँ। उसके बाद कॉलेज लाइफ थी, कॉलेज लाइफ 4 साल की रही इंजीनियरिंग की। फिर मैं रिस्क कैसे लिया उस 15 लाख रुपए का, तो मैं दिल्ली में गया एंड्रॉयड का कोर्स सीखने के लिए, क्योंकि उस समय एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस हुआ था कि मैं ऐप डेवलपमेंट करूँगा। फिर मैं सीखते सीखते मैं पार्ट टाइम ना बीपीओ में जॉब करने लगा, होम शॉप 18 में। अच्छा। लोगों के कॉल्स आते थे प्रोडक्ट के बारे में, वो और जानकारी लेते थे और सेल्स करनी रहती थी, हमें डील क्लोज करनी रहती थी, ठीक है। तो वहाँ से
जो एक्सपीरियंस मिला मेरे को, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस मिला तो फिर एक इच्छा होती है ना कि नेशनल में किया तो अब इंटरनेशनल में ट्राई करते। तो बार्कलेज एक बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल बीपीओ की, वहाँ पे इंटरव्यू दिया, क्रैक नहीं कर पाया। तो उस इंटरव्यू के चलते एक बंदा मिला जो मेरे को एक दूसरे इंटरनेशनल बीपीओ में ले गया, जिसका नाम था RH बीपीओ। तो वहाँ पे वो बंदा ले गया, इंटरव्यू हुआ मेरा और वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई इंटरनेशनल बीपीओ में। वहाँ क्या काम करते थे हम लोग, अंग्रेज़ों के सिस्टम में वायरस बेचते थे और शाम को उसी को वापस कॉल करके उसको हम लोग रेक्टिफाई करते थे, और इस बीच में हम लोग $200 या $250 चार्ज करते थे। मेरे को नहीं मिलता था, लेकिन मेरा काम था। ओके, मेरी तो सैलरी फिक्स थी, पार्ट टाइम जॉब तो आपको पता था कि मतलब ये जो काम कर रहे हैं, हाँ ये बाद में पता गलत चला, हो रहा है, गलत हो रहा है, ये बाद में पता चला मेरे को कि ये जो हम कर रहे हैं ना, हम वायरस बेचते भी हम खुद ही हैं। बाद में पता चला और मैंने रिजाइन किया था उसको। तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला ना कि ये चीज़ कर रहे हैं, ये गलत है, इसका सही वर्जन भी तो कुछ होगा। बीपीओ कॉल सेंटर्स इतने क्यों सक्सेस हैं? दिल्ली में आप जाओ, 24 घंटे में 3 शिफ्ट चलती है 8-8 घंटे की। लोग रोटेशनल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम में अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपना सर्वाइवल मतलब जो है खर्चा खुद निकाल रहे हैं, घर वालों को परेशान नहीं करते। मैं भी नहीं करता था, मुझे ये था कि यार कोर्स में इन्वेस्ट किया है ना घर वालों ने, फिर खाने पीने का, रहने वगैरह का, तो जो लाइफ स्टाइल है जीने का, खुद से अर्न करो ना यार। वहाँ पे तो आप कोचिंग तो 4 घंटे जा रहे हो, बाकी के 20 घंटे में से आप कुछ समय अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। तो वहाँ से मैंने ये देखा कि कॉल सेंटर जो है अच्छे हैं, तो इसको रायपुर में क्यों ना चालू किया जाए। रायपुर में कोई कॉल सेंटर नहीं था, एक था कटरा तालाब में, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ ज़्यादा, लेकिन उतना लोग नहीं जानते थे कॉल सेंटर। वो लोग सोचते थे कि दिल्ली से या कलकत्ता से या फिर पुणे वगैरह से कॉल सेंटर्स रन होते हैं, बेंगलोर से, रायपुर में नहीं होते। तो मैं रायपुर उस कॉन्सेप्ट को लेके आया, 15 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, स्टाफ और हायरिंग। जब मैं इंटरव्यू लेने बैठा तो एक्सेंट नहीं मिला मेरे को। इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए ना एक्सेंट चाहिए। आप अगर हेलो बोल रहे हो ना और आप हेलो बोल रहे हो तो अंग्रेज आपकी कार हेलो में ना तुरंत काट देगा, समझ आएगा। तो वो एक्सेंट चाहिए। मेरे अंदर भी नहीं, छत्तीसगढ़ में तो हेलो 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 बोलते हैं, तो वो चीज़ थी, तो नहीं मिला ना। लेकिन जो मेरा पहला इंटरव्यू, मुझे उस बीपीओ से क्या मिला, जो मेरा पहला इंटरव्यू था ना, जो लड़की इंटरव्यू देने आई थी, वो मेरे को वहीं पे इंटरव्यू में ही, अच्छा लड़की इंटरव्यू देने आई थी, इंटरव्यू में ही, इंटरव्यू में ही आके मेरे को बोली, सर यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। ये अमेरिकन एसेंट, इंडियन एसेंट, छत्तीसगढ़ी एसेंट, इंडियन तो यहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल नहीं था ना एक्सेंट। अब हम क्या किए, स्विच कर गए कि अब जो बीपीओ हम स्टार्ट करेंगे ना, वो नेशनल के साथ ही करेंगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ले आते हैं। तो मुझे पेटीएम का एक प्रोसेस, पेटीएम उस समय बहुत बूम पे चल रहा था, उसके कॉल सेंटर्स बट रहे थे, तो उसका प्रोसेस मिल रहा था, उसके लिए हमने इंटरव्यू चालू किए। वो मिला नहीं हमें किसी कारणवश, तो रिलायंस का मिल गया था, रिलायंस पोस्ट पेड सेल्स का। तो मैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था, तो वहाँ एक लड़की ऐसा बोली। अब वो लड़की क्वालिफाई तो कर गई थी उस इंटरव्यू को, लेकिन उसकी जो दूसरी वाली बात थी ना, वो उसको डबल क्वालिफाई करो। अच्छा होता है, आप बोल रहे हो ना उस एज के लिए, तो बच्चा है लव स्टोरी। अच्छा वो मेरे उस फ्लोर का मैनेजमेंट करती थी, 15 लोगों को मैनेज करती थी। मैं नहीं रहता था ना, पूरा मैनेजमेंट करती थी। वो कॉल सेंटर हमने सक्सेसफुली रन किया, हम बहुत अर्न किए उससे, और उस कॉल सेंटर को मैनेज करते करते आज मेरे 2 बच्चों को भी वो मैनेज कर रही है। मुझे वही लग रहा था, बड़े ऑडेसिटी के साथ आप बड़े एक्सप्लेन कर रहे हो, घर में भाभी सुनेगी इसको। क्योंकि फिर हमारी शादी, वो पुलिस वाले की बेटी है, अरे वाह, डीएसपी ऑफिसर की बेटी है, और मैं एक साधारण, मतलब बहुत ज्यादा, एक पॉडकास्ट और करना पड़ेगा आपको, बहुत लंबी स्टोरी है। और आप बोले थे अब मिलना पड़ेगा भाभी जी से और उनके साथ आप पॉड करना पड़ेगा। उसके पापा पुलिस वाले और राजपूत है, वो बिहार की, पटना की है। तो उनका क्या एक रिचुअल रहता है कि पैर धो के दामाद का ना पानी, पैरों का धुला हुआ पानी पीता है ससुर जी। उसके पापा बिल्कुल, मैं पैर धुला हुआ पानी पीऊंगा इसका, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, तेरे को जो करना कर ले। मेरे पापा पटरी पे खड़े हो गए कि मैं तेरे को होने नहीं दूंगा ऐसा, ये मोवा वाली पटरी, ज्यादा दूर नहीं जाते। तो ऐसा सिचुएशन हुआ। वो सिचुएशन से फिर हमारी शादी कैसे हुई। आज 2 बेटियां हैं खूबसूरत, उन बेटियों को मैं अपना लकी चार्म मानता हूँ। यहाँ तक पहुँचने का कारण ही बेटियां हैं। तो बीपीओ में किस तरीके का एसेंट, मतलब छत्तीसगढ़ एसेंट के बारे में जब बोलते हैं ना, तो लाइक ये इट इज आल्सो माय सोर स्पॉट।
वाई माई सोर स्पॉट, क्योंकि बिकॉज मेरी भी एक बिजनेस है वेयर आई ट्रेन पीपल फॉर दिस इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ, स्टडी कॉमेडी, अब्रॉड, जी। स्पॉन्सर्ड बाय ऑल दिस, ये जितना कुछ है कॉमेट का दिया हुआ है। जी। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लाइक गेटिंग दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो इसलिए ना एक और चीज़ समझ में आता है, हर चीज़ हर जगह सक्सेस हो, लाइक गुड टाइमिंग इज, ग्रेट टाइमिंग इज नेसेसरी, इन द सेम वे बिजनेस को सक्सेस होने के लिए ग्रेट प्लेस इज ऑल्सो नेसेसरी, जी। है ना? कि ये नहीं है कि टाइमिंग सही है, आपने पैसा लगाया, यू हैव अ टैलेंट, बट इफ यू आर नॉट एट द राइट प्लेस देन आल्सो बिल्कुल, आप गंजों को कंगी बेचने जाओगे तो कितनी बेच पाओगे? वो बड़ा अजीब सा मार्केटिंग मेटाफर है ना, कि लाइक आप गंजों को ये कंगी दे बेच कर बताओ तो माने। हाँ, यार एक दो बेच भी लोगे तो खर्चा थोड़ी नहीं चलेगा। व्हाई आई विल सेल माय comb to all those combs to those bald person? मतलब यार वो मार्केट ही नहीं है ना, फालतू जी, मेहनत क्यों करना, एक दो बिल्कुल। गलती से बिक गया तो बिक सही गया। टाइम, सही जगह, हाँ हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा में होना चाहिए। बिल्कुल। एवरीथिंग शुड बी इन अ प्लेस और समथिंग लाइक दिस। कहीं ना कहीं वो लक, एवरीथिंग ऑल्सो प्लेज रोल। ऐसा नहीं है कि भाई सब मतलब सब कुछ ब्रेन से हो जाएगा या सब कुछ स्ट्रैटेजी से हो जाता है। जी। अच्छा, मैं इसको एक लक भी मानता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आपका हाथ तो है ही है, ऊपर वाले का। क्योंकि देखो, आप पाकिस्तान में बॉर्न हुए, इंडिया आए किस्मत से, शादी हुई आपकी पटना की किसी लड़की से जहाँ आप कभी गए ही नहीं हो। पटना बिहार, वो भी पुलिस वाले की बेटी, क्योंकि उनकी पोस्टिंग यहाँ पे थी उस समय। वो सेंट्रल पुलिस में, तो उनकी हर 3 साल में पोस्टिंग चेंज होते रहती है। वो खुशकिस्मती से जो है वो 3 साल यहाँ पोस्टिंग थी तो मेरे को मिल गई। तो ऊपर वाले का हाथ रहता है, आप जो भी करते हो ना उससे आपको किसी न किसी से मिलाना होता है। इसी ड्यूरेशन में जब हम लोग सर्च कर रहे थे प्रोसेस को, बीपीओ के प्रोसेसेस होते हैं नेशनल, तो मेरी मुलाकात विशाखापट्टनम में एक बढ़िया बंदे से हुई, आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसी बीच में कलकत्ता में एक दोस्त मिला मेरे को, आज वो भी अच्छा दोस्त है। तो वो लोग क्यों मिलते हैं, देखो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का उसमें प्लान रहता है। गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर अस ऑलवेज, हमेशा उसके बाद अच्छे प्लान्स होते हैं। बिलीव नहीं छोड़ना है। आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। ऑल्सो यू कैन विजिट सागर श्रीदेश क्लिप्स फॉर स्मॉल वर्जन्स ऑफ दिस लॉन्ग पॉडकास्ट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द शो। देयर इज अ प्लान ए and there is a plan God, जी, and if your plan A fails, believe in the God's plan। वो बिल्कुल, रिंकू सिंह का बहुत डायलॉग है ना, आप क्रिकेट में तो देखते हैं ना, बिलीव इन गॉड्स प्लान। बहुत अच्छा। है ना? जी, सो एक्चुअली में ये होता है, क्योंकि जब आप लंबे दायरे में देखते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वी स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट। यार ये नहीं होता ना तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल। ये नहीं होता। कहीं किसी प्लेस पे आप हो तो वो आपकी मर्जी से हो ना हो, ऊपर वाले की मर्जी से ज़रूर हो वहाँ पे। दैट्स सो ट्रू। आपका ये मेट्रो फ्लश का स्टोरी क्या है? वो इंडियन कस्टमर्स के ऊपर है। हाँ, क्या है वो? जैसे कोई मकान बनाता है ना, हाँ, तो आज की डेट में घर शादी के बाद ही अलग बनने लगते हैं। क्योंकि भाई लोग जब सिंगल रहते हैं तो वो तो फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा युग है, हम उसको वो नहीं बोल सकते कि फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। ये कलयुग है, इसमें हर एक को अपना परिवार जो है 2 या 4 लोगों में सीमित करना है और अलग होना होता है। 90% लोग शादी के बाद अलग हो जाते हैं आज की डेट में। इवन मेरे सगे मामा हैं, उन्होंने तो शादी करवाने से पहले हाँ, उनके 3 बेटे हैं, 4 मकान बना दिए, प्लॉट खरीद ये के। होता है, कि ये शादी करने के आजकल का है तुरंत, साइकोलॉजी। हाँ, हाँ। तुरंत बाद उसको शिफ्ट कर देंगे ताकि झगड़े वगड़े ना हो, है ना? माइक को थोड़ा सामने रख लीजिए, हाँ, थोड़ा सा, जस्ट सेकंड ना। हाँ, यस। तो वो मैं बता रहा था मामा जी के बारे में, उन्होंने अलग बना लिया। क्यों? क्योंकि उनको दूर नहीं भेजना है। और आज की जो युवा है ना, शादी के बाद तुरंत अलग हो जाते हैं, दूर में मकान बनाते हैं, घर वालों से, माँ बाप से या दूर बनाना चालू करते हैं। हम कहाँ पे थे? मेट्रो फ्लश, मेट्रो फ्लश, हाँ। तो वो जो कस्टमर था, कपल था, वो मेरे यहाँ आया। वो लोग मकान प्लान कर रहे थे, अच्छा लगाएंगे, चीज़ें अच्छी लगाएंगे। लेकिन ना, मकान बनाते बनाते हम सारी चीज़ें अच्छी लगाते हैं, छड़ सीमेंट ईटा गिट्टी सब अच्छा लगाते हैं। जब फाइनल फिटिंग्स की बात आती है ना, सैनिटरी वेयर और प्लम्बिंग बाथ फिटिंग्स की, तब आदमी के पास पैसा नहीं रहता है। सब कुछ उसी में, सब कुछ डाल दिए होते हैं, हाँ, सर हाँ, बजट नहीं है। हाँ, 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 लेकिन वाइफ लोग जो है ना, वो लोग को ब्रांड ही चाहिए होता है। Yes. वो बिलीव करते हैं उसमें हाँ, 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 कि मैं इसी ब्रांड को लगाऊंगी, मेरे को
मुझे एक सॉरी टू इंटरप्ट, एक कंस्ट्रक्शन वालों से भी मैंने पॉडकास्ट किया था, हाँ तो वो यही कहते हैं कि जो आदमी है ना, घर का आदमी जो होता है, वो बिल्डिंग मटेरियल जो सिविल वर्क होता है उस पर उसका फोकस ज़्यादा होता है, हाँ और जैसे इंटीरियर की बात आता है ना, तो फिर वहाँ पर वो वाइफ लोग की रोल हाँ, शुरू हो जाता चालू हो जाता है है और वहाँ पर वो डिक्टेट करने लगते हैं कि कैसा चीज़ें होने सर। चाहिए। वो ना एक्चुअल में होम मेकर इसीलिए उसको कहा जाता है, हाँ, ठीक है। आप पहले हाउस वाइफ बोलते थे, आजकल होम होम मेकर मेकर क्यों कहते बोलते हैं। हैं? क्योंकि मकान को घर बनाने वाली महिला ही होती है, हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है। तो वो जो रोल है ना, वो उनका वाकई में वो उस चीज़ के लिए है Yes. कि वो उनका रोल रहता है। तो हाँ। वो जो लेडीज आई थी ना, वो ऐसे कन्नी मार के बोल रही थी, नहीं मेट्रो फ्लश इंटरनल बॉडी है, अच्छा। टाइल्स के पीछे लगता है, हाँ। टाइल्स तुड़वानी पड़ जाएगी अगर तुम लोकल लगाओगे। लेकिन उसके पास बजट था नहीं। मैं उसको इतना भरोसा दिलाता हूँ लोगों को हाँ। कि यार तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग ही मैं वो चीज़ों को प्रोवाइड करूँगा। और मैं बैठा हूँ ना, मैं आज यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ 2015 से बैठ के 25-10 साल हो रहे हैं। मैं एकदम से वाइंड अप करके भाग तो नहीं जाऊँगा। और मेरी एक ब्रांच नहीं है, हम लोग की 5-6 अलग अलग, मेरे भाई 7 भाई हैं, तो सबके पास एक एक बिजनेस है यही कैटेगरी में। तो मैं बैठा हूँ ना सर, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं बैठा हूँ। अब मकान बनते 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 जब बन गया, वो लोग शिफ्ट हुए, तो रेगुलर बेस पे कॉल आने लगे, सर आपका दिए वो मेट्रो विलेज में प्रॉब्लम है, किसी को बेच देते हैं क्योंकि वारंटी दी हुई है आपने। ठीक है, मैं बेचता था, कभी सेटिस्फाई नहीं हुए, कभी नहीं। मतलब 1 साल तक लगातार इतना परेशान हो गया। मैं बोला मैंने मेट्रो विलेज में 500 रुपये कमाए होंगे, लेकिन मैं अभी तक उस इतनी सर्विस दे चुका हूँ कि अब मैं परेशान हो गया। अब मेरे को टाइल्स तुड़वा के उनको ना जगवार का ही लगा के देना पड़ेगा लग रहा है। तो मैं ना पर्सनली उसको वहाँ साइट पे जाने का प्लान बनाया, प्लम्बर टीम के साथ गया उनके घर, देखा प्रॉब्लम एक्चुअल में मेट्रो फ्लश में है कि कोई और प्रॉब्लम है। इसके पीछे भी एक स्टोरी बताऊंगा प्रॉब्लम को फाइंड करने की। तो प्लम्बर ने जब वो मेरे को दिखाया कि सर ये देखो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो एक्चुअल में ना प्रॉब्लम ना ये थी कि उसने बात नहीं मानी थी अपने हस्बैंड, वाइफ की नहीं मानी थी हस्बैंड ने। उसकी ना प्रॉब्लम, वाइफ ही प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। मेट्रो फ्लश को कुछ ना कुछ वो घुमा फिरा के पूरी तरह से ना वो लीकेज वाली सिचुएशन पे ले आती थी, जो अपने आप पानी बहते ही रहता था। तो मैंने बोला भाभी प्रॉब्लम क्या है? मैंने इनको उसी दिन बोला था कि जगवार का लगाओ, उस दिन नहीं माने थे। देखो कितनी बार आपको परेशान होना पड़ा, इनको परेशान होना पड़ा, आपकी टीम को परेशान होना पड़ा। मैं बोला भाभी प्रॉब्लम तो उसमें है ही नहीं, तो आपका क्या विचार है? बोली मैं तो आज भी इनको यही बोल रही हूँ, भैया भाई साहब को बोलो जगवार का लगाना है, हमको अपना निकाल के ले जाए। तो ये इंडियन कस्टमर्स की ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वो क्योंकि जगवार नहीं लगा तो वो मेट्रो फ्लश को बड़ा रफली यूज करती हाँ थी। हाँ बिल्कुल ऐसे रिवेंज तरीके जी से। जी बिल्कुल। तो वो चीज़ उसकी वारंटी देती क्या कंपनी? अगर बीवी 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 अगर ठीक से यूज नहीं करे तो? देखो ना, किसी ब्रांड को हम नहीं बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते। हर कोई अपनी कंपनी का नाम उजागर करना चाहता है। आज जगवार जगवार है तो उसके पीछे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसकी क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि उसकी क्वालिटी का प्रोडक्ट, उसके जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई और नहीं बना रहा है, बना रहा है, लेकिन उनकी मार्केटिंग वैसी नहीं है कि वो जगवार के बराबर में खड़े हो पाए। प्रोडक्ट तो अवेलेबल है ना। या वेरी ट्रू, सही बोल रहे हैं। अब आइसक्रीम तो हर कोई बना रहा है, लेकिन भीड़ तो नेचुरल्स में ही रहती है ना। बहुत ज्यादा रहता है, ठंड में भी रहता है, लाइन लगा रहता है, परेशान रहते हैं, और वहीं कहीं वो करेंगे बोलेंगे। ओह, फेवरेट टॉपिक। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट एज टू गेट मैरिड? सर जो अभी चल रहा है ना कि लड़की की एज 18 साल की होनी चाहिए और लड़के की 20 से 22 साल होनी चाहिए, वो परफेक्ट एज है। उस बीच में अगर कोई शादी करता है ना, तो उसके ऊपर वो सही एज। आपने पहले पूछा ना कि रिस्क, बिजनेस स्टार्टअप या फिर किसी चीज़ की करेक्ट एज क्या है, तो मैंने 20 साल बोला था। और शादी की भी एज वही है। शादी करने के बाद इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसके पास उसके ऊपर खुद के अलावा उसकी अर्धांगिनी, उसकी बेटर हाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो मेरा एज है अभी 44 नहीं 40, एक साल क्यों बढ़ाऊँ मैं, 44 है। मेरे ससुर जी जब 42 साल के थे तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी का शादी कर चुका था, और आज मेरा जो एज है, मेरा जो बेटा है वो अभी 11-12 साल का है। अच्छा, व्हाट आई मीन टू से, क्या होता है, बच्चों को पालना पोसने में बहुत एनर्जी खर्च होती है, बहुत एनर्जी लगता है। तो जब हम यूथ रहते हैं, जैसे कि हम जल्दी शादी अगर कर लेते हैं, तो हमारे बच्चे भी जल्दी पैदा होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, वो जल्दी बड़े होकर, अगर मैं से अगर 24-25 में शादी कर लेता, 26 तक अगर बच्चे हो जाते हैं, तो अभी मेरे बेटा कॉलेज वगैरह में पढ़ रहा होता।
वो अपने आप में स्टेबल हो चुका रहता, संभल चुका रहता, और आने वाले 5-6 सालों में वो कमाना भी शुरू कर देता, घर में डबल क्या ट्रिपल इनकम शुरू हो जाता वाइफ के बाद उसका भी। सो ये मुझे जो बाकी बहुत सारे लॉ जो आपने कहा वो भी सही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, सब कुछ है, बट मुझे जो लगता है ना जल्दी शादी के पीछे का ये बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आपके पास एनर्जी होती है, जब आप उतना स्ट्रेस झेल सकती है आपकी बॉडी, तब बच्चे जब छोटे रहते हैं तो आप उसके स्ट्रेस को ईजिली झेल लेते हो। और आज के समय में जब आप आजकल क्या हो रहा है, हर लोग ना 30, 32, 33 में ऐसे में शादी जी। करते हैं, फिर बच्चे होने में भी 3-4 साल का समय लग रहा है लोगों को। उनके तो जब 45-50 जब एक्चुअली में जैसे बोले ना 40 के बाद बोनस की ज़िंदगी, और बोनस की ज़िंदगी में आप छोटे छोटे बच्चे को पालोगे तो लाइफ इजी नहीं होने नहीं वाली होने है। वाली है। तो मेरे हिसाब से तो दिस इज अनदर रीज़न वाई वन शुड गेट मैरिड अर्ली। जिसको शादी करना है जल्दी कर लेना चाहिए। आपने क्वेश्चन में लिखा नहीं ना बच्चे पैदा करने की व्हाट इज द बेस्ट एज टू बिकम What is the best age to like what is the best time after marriage to bring children, like after 1 year, 2 year, 3 year क्या रहता है? सर 3 साल कम से कम आप उस सिचुएशन को समझो। अगर आप 20 में शादी कर रहे हो तो 23-24 तक आप प्लानिंग मत करो, आप पहले सिचुएशन को अपने अंडर पे कंट्रोल पे लाओ, ठीक है। एकदम वो एज नहीं है, आप उस समय खुद भी एकदम 18 के बाद तुरंत 1-2 साल। लेकिन जब लेट शादी करते हैं ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अब आपको हाँ, मालूम है बिल्कुल अगर फीमेल भी अगर एजेड है, लाइक से 30 प्लस है, तो उनकी भी कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो वहाँ पर फिर होता है कि भाई अब शादी हो गया, लेट्स गेट बेबी एज फास्ट एज इट इज सर पॉसिबल। यही प्रॉब्लम है आज की डेट में, एक बच्चा लोग क्यों करते हैं, क्यों हो गया है, लिमिटेशन क्यों आ गया। मेरे पापा की एज जो शादी हुई थी, आपको बताऊं कितनी एज में हुई थी, 13 साल की उम्र में, और मेरी मम्मी 9 साल की थी, शादी हुई थी जब उनकी। लोग पहले करते थे ना शादी। आज भी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक थाना बूला खान करके एक एरिया है, वहाँ पे लोग आज भी 14-15 साल की एज में शादी करते हैं। ठीक है, वो काफी ज्यादा अर्ली हो जाता है, बट स्टिल 20 से 25 इज अ गुड एज। 20 साल बहुत परफेक्ट एज है। आप उसके बाद 3 साल के अंदर जो है फैमिली प्लानिंग मत करो। उसके बाद जब आप फैमिली प्लान करते हो तो आप जब तक 40 के होते हो तब आपका बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है, आपको संभालने लायक हो जाता है, आपको संभालने लायक। सही कह रहे हैं। और देखो अगर बायोलॉजिकली बात करें तो एक प्यूबर्टी जो है वो फीमेल में 12 साल के आसपास 11-12 साल में आ जाता है, लड़कों में 13-14 साल के आ जाता है। प्यूबर्टी मीन्स बॉडी इज गिविंग यू सिग्नल दैट यू कैन नाउ प्रोड्यूस चिल्ड्रन, है ना। यही तो सिग्नल है बॉडी का। देखो बॉडी जो है हमारी उसी हिसाब से फंक्शन करती है जो व्हेन इट इज़ रेडी फॉर दिस। उसको चलो हमने जिम्मेदारियां करके 18-19 वो 30-32 साल तक खींचते हो जब आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। यू कैन नॉट एंजॉय योर मैरिड लाइफ आल्सो इन दैट वे। मेरे पापा लोग तो उस एज तक मेरे ख्याल से हम 7 भाई बहन पैदा हो चुके थे। तो जो हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, जो अविवाहित पुरुष और स्त्री, प्लीज कर लो अगर करना है तो। हाँ, लड़कियों की जो एज है ना वो 18 से 20 साल। बट आजकल ट्रेंड ये भी है कि लोग एक्चुअली शादी में जा ही नहीं रहे। हाँ, नहीं जा रहे। हाँ, बिल्कुल, लाइक दे आर एंजॉयिंग ऑल द प्लेजर्स ऑफ द लाइफ। उनको उस चीज़ की कमी नहीं है, बट शादी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना ही लड़का जाना चाह रहे हैं ना ही लड़की जाना चाह रही है। खर्चे लोग बोलते हैं कि बढ़ जाते हैं। हाँ, बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं नहीं है। खर्चे तो देखो बच्चे होने के बाद ज़्यादा बढ़ते हैं, अगर सच बताऊं, क्योंकि इंडियन का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है ना कि पढ़ाने लिखाने में ही बहुत खर्च निकल जाता है। बट उसके अलावा अगर वाइफ अगर काम वाम करती है ये है तो शेयर हो जाता है। देखो बहुत जगह बचते भी है पैसे। अगर आपका माइंड सेट है ना खर्चे बढ़ते हैं तो खर्चे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं एक चीज़, मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ रिलीजियस में, उसमें गुरुद्वारे जाता हूँ, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि अगर कोई आपकी फैमिली में इंट्रोड्यूस हो रहा है किसी भी तरीके से, आपके यहाँ पे हो सकता है 24 आवर्स की मेड इंट्रोड्यूस हुई है ना, कोई भी आपके साथ आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो अपना भाग्य जो है आपके लिए लेके आता है। आप सोचोगे कि नहीं वो बच्चा पैदा होगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, यार वो अपना लक्ष्य जो भाग्य है ना, वो आप प्रेमानंद महाराज को सुनोगे वो भी बोलते हैं कि 12 साल तक अपन वो बच्चे का भाग्य माँ बाप को मिलता है। वो ठीक है, तो वो चीज़ ना आपको बिलीव करनी चाहिए। आप जो भी सुन रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि शादी के बाद खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको बता दूं शादी के बाद खर्चे से ज़्यादा ना जो मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग जो हैं आजकल उनमें सहनशीलता कमी, मतलब आप देखिए हर कोई अपनी आदतों के साथ आते हैं जी,
और दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो जो एडजस्टमेंट है ना, जी वो उसकी थोड़ी सी कमी होती है। हाँ एनीवेज, मैं ना कुछ और क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं, बिकॉज बहुत काफ़ी लंबी लंबा चर्चा हो रहा है ना, चल गया है। आपके हिसाब से 5 डेली हैबिट्स दैट कैन क्वाइटली मेक समवन रिच ओवर टाइम। 5 डेली हैबिट जिससे समय के साथ वो, मतलब 5 या 3, चलिए आप बताएं। मैं 5 बताऊंगा, आपने 5 5 बताइए। पूछी है तो 5 ठीक है, बताऊंगा। बताइए। सबसे पहला, हाँ। राइज अर्ली। ओह, आपको नहीं वेकअप था। अर्ली। आप मुझे लगा आप SIP पे जाओगे। नहीं टॉपिक नहीं राइज मतलब आपको वेकअप अर्ली, बहुत जल्दी आपको अपनी नींद को त्याग करना चाहिए पहले, क्योंकि आप और अपने टाइम, दूसरा होता है टाइम टेबल, समय सारणी होनी चाहिए। अगर आपकी किसी ट्रेन को पकड़ना है, उसका समय पता नहीं है आपको, कितने समय पे आती है, कितने समय पे पहुंचाएगी, तो आप उस ट्रेन में बैठ के भी कुछ कहा नहीं जाता है ना, होना। इफ यू लीव योर लाइफ बाय डिफॉल्ट, जी योर प्रोग्रेस विल रिलाई ऑन डिफॉल्ट्स ओनली, जी। है ना। तो तो डिफॉल्ट आप लाइफ नहीं जीना है। बिल्कुल जल्दी उठना चाहिए। आप कितने भी अमीर कितने लोगों के बारे में भी पढ़ लो, वो लोग 5 बजे करीब करीब उठ ही उठ जाते ही हैं। जाते। पहला है आपको वेकअप अर्ली, पहले जल्दी उठना पड़ेगा। दूसरा, टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, तो मैं ये वाला काम यार कल कर लूँगा ना, आज नहीं करता, टाल मटोल मत करो। आपको Very true. सक्सेस बनाने में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, टाल मटोल नहीं करना चाहिए। और 5 बताने 5 बताने थे, आपने 2 बताया, मैंने तो 3 कहा। एक हाँ, याद आएगा, बताइए। लेकिन अच्छा है, आई एम गेटिंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा लगा था लोग ऑनेस्टली क्या बोलते हैं, SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, बट दीज आर द बाय प्रोडक्ट। भाई ये तब होगा ना जब पैसा रहेगा आपके पास, जी है ना। जो आदत आप बना रहे हो, दैट्स द रोड टू क्रिएट द वेल्थ, जी। एक्चुअली रियल। आप में से बहुत से लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। Also, you can visit Sagar Sridesh clips for small versions of this long podcast. Now, let's get back to the show. और दूसरा मैंने बताया, तीसरा बताया टाइम टेबल। आपकी लाइफ का टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इतने बजे खाना, इतने बजे जागना, तो मैंने बता दिया, खाना पीना उठना बैठना ये। चौथा है कि जो सर्कल है, आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हो। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको उन्हीं तरह की लोगों की से संगति करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं। सेम माइंडसेट वाले लोगों से मिलना पड़ेगा। जहां आप, जैसे आपको बिल गेट्स बनना है, तो संगति क्या होता है, बुक पढ़ लो ना। संगति ये थोड़ी है हमें हमेशा फिजिकली हाँ उनके साथ रहना, नहीं, आप उनके बारे में पढ़ो ना, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, वो कैसे वहां तक पहुंचे। ऐसे मल्टीपल अपने आप को जो है उनके बारे में पढ़ाओगे, उनकी संगति करोगे, तो आप जो है सक्सेस हो जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मुझे आपके जैसा बनना है, मैं बचपन से ही ऐसे गोल लेके चल रहा हूँ कि आपके जैसा बनना है। लोगों की शक्ल भी उनसे मैच होने लगती है, लगातार उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो लोगों की शक्ल मैच होने लगती है। बायोलॉजिकली पता नहीं कैसे हो जाता है, इट इम्पैक्ट्स, इट क्रिएट्स इम्पैक्ट। और वैसे भी इसका एक और भी कहा जाता है, योर लाइफ इज एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू मीट, है ना, जी ऑफ योर नियर एंड डियर 5 पीपल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट भी है, अगर से इफ़ हिज, हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो एक 90%, दूसरा 60%, तीसरा 70 और 80, ऐसे करके जो 4-5 जो नियर पर है ना, तो आप उन्हीं का एवरेज निकाल लो, एंड दैट इज़ द परसेंटेज दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग। ये होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी संगति। तो अगर आपको पैसा वाले बनना है ना, तो आप फालतू के दोस्तों के साथ अगर आप मिल रहे हो जो दिन भर टाइम पास कर रहे हैं, या फिर मतलब आई एम नॉट बायस टुवर्ड देम, लेकिन अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और आप सरकारी जॉब का जो सपना देख रहे हैं उनके साथ आप बैठे हो, तो मैच नहीं करेगा आपका वाइब्स। फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही है ना। आपको जिस दिशा में जाना है, उस दिशा के लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दो। 5वां, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला बताया मैंने आपका अर्ली वेकअप, राइज अर्ली, जो मैंने बोला, पहले जल्दी उठ जाओ, नींद को त्याग दो। नहीं सोने वाला कभी नहीं मरता, ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा जो बंदा नहीं सो रहा है वो जल्दी मर जाएगा। कोई भी नहीं। अगर आप 2 बजे सो रहे हो, तब भी आपको 5 बजे उठने का लक्ष्य रखना पड़ेगा। वेरी ट्रू। ठीक है, आप 10 बजे, ऐसा नहीं है, आज की जनरेशन 12 बजे तक तो ऐसे ही। अरे आजकल अगेन देखो, हम लोग ना रोमांटिसाइजिंग वर्ल्ड में है, हर एक चीज़ को ना इतना फैसिनेट करते हैं। आजकल वैसे फैसिनेट किया गया स्लीप वर्ड को, ओवर रोमांटिसाइज किया जा रहा है। स्लीप जरूरी है, स्लीप सब कुछ है, लेकिन नींद जरूर ले। आजकल आप पेपर में पढ़ेंगे ना, हर एक बीमारी का नाम रहेगा और उसका एक सोल्यूशन रहेगा, नींद जरूरी है। वो इसलिए ज़्यादा होने लगा है क्योंकि लोग मोबाइल में सच में बहुत टाइम खपा रहे हैं।
पहली बात ये है कि नींद जरूरी का ये मतलब नहीं कि आप रात को 2 बजे सो रहे हो और इधर 10 बजे उठ रहे हैं। नींद जरूरी का मतलब ये है कि इधर 9-10 बजे सो और उधर 4-5 बजे उठो। रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच ही युवा सोते हैं, 5-6 किलोमीटर अंगूठा घूम गया रहता है रील्स को देखते हुए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और पांचवा जो चीज, पहला ये वेकअप अर्ली वाला मैंने बताया, दूसरा है कि आपको टाल मटोल नहीं करना है, तीसरा है कि समय सारणी टाइम टेबल बनाओ अपने लाइफ में, मेरे को कब खाना पीना जो भी है दिनचर्या करनी है। चौथा ये है कि आप उन लोगों की संगति करो जैसा आप बनना चाहते हो। पांचवा है एजुकेट करो खुद को। कभी भी किसी भी फील्ड में आपको, हर एक फील्ड में थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। यस यस, वेरी ट्रू। है ना, आपको कंप्यूटर चलाने आना नहीं आता है तो कंप्यूटर सीख लो। आपको कंप्यूटर आता है, उसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं आज की रोज़मर्रा की। अभी तो खैर एआई का ज़माना है। जब मैं एजुकेट करता था खुद को तो मैं फ़ोटोशॉप यूट्यूब से देख के सीखा, कोरल ड्रॉ सीखा, फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए मैंने पे करके सीखा दिल्ली में। तो ऐसे मैंने एजुकेट किया खुद को कि आज मेरा बिजनेस है, कल अगर ये नहीं रहा किसी कारणवश तो क्या मेरे पास ऐसी कोई क्वालिटी है जिससे फिर वापस मैं खड़े कर पाऊँ। है ना सर, आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए ना मल्टीपल फील्ड्स की। तो 5 ये मेरे को लगता है कि चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी है ये अपन इसको यहाँ पे ही सीरियसली, एंड दीज आर रियली गुड एंड दीज आर रियली डिफरेंट। एक लास्ट हम लोग लेते हैं अपना ये जी। हाँ, नेम वन रीजन दैट गुड पीपल, नहीं मैं रिलेशनशिप आपके लेने में आपको कुछ दूसरा वो करता हूँ। नेम वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। पैसे से ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ वो है इंसानियत। वाह, कैसे? देखो सर, मैंने पहले भी शुरुआत में भी पॉड के शुरुआत में बोला कि आप गरीब को गरीब फील नहीं करा रहे हो तो आप सच में अमीर हो। पैसे से इम्पोर्टेंट पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा है, आपकी जेब में पैसा है तो लोग आपको सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, अपॉइंटमेंट लेके सुनते हैं। पैसा नहीं है तो आपको लोग आपसे दूर भागें। कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो अभी दूसरा क्या है, इंसानियत, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में वर्ड नहीं आ रहा मेरी जुबान पे। इंसानियत को यार, ये तो हाँ बोलो भाई, क्या ह्यूमैनिटी थोड़ा सा एक बहुत बड़ा हो जाता है। ह्यूमैनिटेरियन तो मेरे भी दिमाग में आ रहा था, वो तो आ रहा है लेकिन इट्स ऑल अबाउट आई डोंट नो, मे बी पीपल कमेंट करो, सॉरी फॉर माय इग्नोरेंस। मैं इंग्लिश का अपने आप को करता हूं बट अभी एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा नहीं हूँ सर, मैं भी 4 साल बस इंग्लिश पढ़ा हूँ, वो भी यहाँ आके। तो इंसानियत जो है ना सर, एक ह्यूमैनिटी ही बोल लें अपन, अभी उस वर्ड को ही लें। इंसानियत मतलब मैं आपके गिवर्स गेन जो फिलोसॉफी है, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। ह्यूमन नेचर जो है ना, वो जब तक आप किसी के लिए किसी अच्छा नहीं करोगे ना, तब तक आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ। एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, एक क्लास के ऊपर सर्वे किया गया। उन क्लास के स्टूडेंट्स को बोला गया था, क्लास 5th या 6th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, कि आप उन बच्चों का नाम लिखो जिनको आप पसंद नहीं करते हो। सबने लिखा नाम। अच्छा, जिनको आप पसंद नहीं करते सबने नाम लिखा, सबने चीट में नाम लिखा, सबका डब्बे, और अपना नाम ज़रूर लिखें आपने किसके बारे में लिखा है। तो सबके बारे में, जिसने जिसके बारे में लिखा था उसने उसी के ही बारे में लिखा हुआ था। लेकिन एक बच्चे ने किसी का नाम नहीं डाला था और इत्तेफाक से उस बच्चे का नाम किसी ने नहीं डाला था। ये सर्वे हुआ था। तो आप जो है, जो ह्यूमैनिटी हम बोलें वर्ड, अगर आप किसी का भला कर भला तो हो भला जो बोलते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आपको आगे ले जाएगा। अब मैंने आपको मोहन भैया की स्टोरी बताई कि वो मेरे से ऐसे मिले कि मेरे को बरसों से जानते हो, है ना। वो रिस्पेक्ट क्रिएट हो गई ना कभी तो काम आएगी ना। तो मेरे को लगता है कि पैसे के अलावा हमें ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत है, उस पे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। जीत भाई बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मेरे पास ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जी। एक ना लास्ट ट्राई करते हैं यार, कहाँ है? एक तो मैं अपने से डालूं। हाँ बिल्कुल। ये चले जाए यार, ह्यूमैनिटेरियन का मेरा लगे। चलो तो देखते हैं आप। ये कितना समय हो गया ना, हम लोग खेलना भूल गए हैं जस्ट मोबाइल के चक्कर में। ये पता है, ये बोर्ड मेरे घर के उसमें कई दिनों से रखा हुआ है, स्टोर रूम में रखा हुआ है आपका। अच्छा हाँ, डबल में नहीं किया ना, रखा हुआ रह जाता है। आज मैंने बोला ना, गिल्ली डंडा जो है लोग भूल चुके हैं। गिल्ली डंडा कोई खेल होता है, बच्चों को नहीं पता है।
कंचा जो क्या बोलते या हैं मार्बल्स। मार्बल्स एक दिन मैं अपने बच्चों को पूछ रहा था, बेटा डू यू नो मार्बल्स? नहीं पता नहीं उनको। पता रहता उनको। उनको बस मार्बल्स दिखते हैं कहाँ पे मालूम है, कहीं पे वो वाटरफॉल वाला झरना टाइप का कुछ बना हुआ, वहाँ पे पत्थर और मार्बल्स रखे हुए रहते हैं, वहाँ पे दिखते हैं। डेकोरेटिव पर्पस से यूज हो रहा है खाली वो। सही बात है। और कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं घर पे था, सॉरी आपकी उसको कोई नहीं। बोलिए। घर पे था तो मेरे को बेटी बोलती पापा मेरे साथ खेलोगे? हाँ मैंने बोला ठीक है क्या खेलना है बताओ। हाँ बोली कीका की क्या कुछ ऐसे नाम बताई। अच्छा, मतलब ये क्या गेम है भाई, कीका काकी कीकी को कुछ तो बोली वो। रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, हाँ। मस्त जा रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो कीका। हाँ, मैंने बोला सिंपल शब्दों में बताओ ना क्या है, तो वो हाँ। बोली एक पत्थर को हम 8 खंड में ऐसे नंबर 1 में फेंकते हैं, फिर लंगड़ी गेम बोलते हैं जिसको हाँ, हाँ, सिंपल शब्दों में बोले तो, अच्छा, एक पैर अच्छा। उठा के फिर उठाते हैं, हाँ। है ना, तो वो खेलोगे। मैं बोला मेरा वेट देख रही हो बेटा, कहाँ मेरे से लंगड़ी करवाओगी? नहीं पापा वही खेलना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं खेलूंगी। मेरे पास क्या है कलर चेस का वो एक, आपने कलर चेस खेली होगी तो मैंने बेटी को लाके दिया हुआ है, उसमें क्या है हमारा मेमोरी शार्प होता है। मैं दिल्ली गया था वहाँ पे देखी थी वो गेम, वो ला के दिया। मैं बोला वो खेलते हैं ना बेटा? नहीं नहीं खेलना तो यही है लंगड़ी गेम। तो बाहर जहाँ पे हमारा घर है वहाँ के उसके बाहर उसने ड्रॉ किया, 8 खंड बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिखे, फिर उसमें पत्थर खोजो पापा, पत्थर आसपास से उठाओ हम खेलेंगे। तो मैं उसके साथ वो खेला और मतलब बहुत मज़ा आया। देखो ये सारी गेम्स ना गांव देहात में खेलते हैं लोग। पता है कल आप अपने शॉट लीजिएगा, स्ट्राइक, सॉरी इसका स्ट्राइक है, क्रिकेट की बॉडी में आ जाता है हमेशा। हाँ सही जा रहा है। मैं कल अपने बच्चों से पूछ रहा था व्हाट इज़ द फ्यू थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर डैडी और डोंट लाइक योर डैडी, ऐसा करके। तो मेरे छोटे बेटे के साथ ना, जैसे आप कीका जो कह रहे हैं ना, वैसे ही मेरे छोटा बेटा ना कुछ हैमबर्गर खेलता है जिसमें वो घुमाना होता है हैंड को, और वो इट्स काइंड ऑफ उसमें आखिरी में स्टोन पेपर सीजर होता है। अच्छा तो उसका ये कहना था द बेस्ट थिंग अबाउट माई डैडी इज दैट ही प्लेज हैमबर्गर विथ मी। अच्छा और मेरा बड़ा बेटा ने क्या बोला, वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट माई डैडी दैट ही डजंट प्ले क्रिकेट विथ मी। तो क्या होता है, वो क्रिकेट के लिए पैशनेट है। अब वो कहता है कि डैडी मेरे साथ क्रिकेट खेलो ना। तो क्या हो रहा है, ये गलती है हमारी कि हम उनको उतना समय नहीं दे पाते। हम इतने सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं कि बेटा नहीं यार नहीं यार नहीं यार, टाल देते हैं। बट सम हाउ ही फील हर्ट कि काश डैडी मेरे साथ क्रिकेट खेल लें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैटर कर जाए। तो मैंने रियलाइज़ हुआ यार, देखो वो छोटा सा चीज़, अगर मैं आधा घंटा उसके साथ रोज़ क्रिकेट खेला ना, ही विल फील वेरी हैप्पी अबाउट मी। बिल्कुल। बट सम हाउ वो उसके माइंड में अब वो डेवलप हो रहा है कि यार डैडी मेरे को समय नहीं देते, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और वो एक छोटा सा गेम है हैमबर्गर, उसके लिए बड़ा बड़ा चीज़ें कर रहा हूँ मैं बच्चे जी, को लिए, जी, जी। लेकिन ही रिमेंबर्स दैट छोटा सा चीज़ छोटी कि सी डैडी चीज़। मेरे साथ हैमबर्गर खेलते हैं। बिल्कुल। एक बार मेरा एक रील है एजुकेशन पेरेंटिंग के ऊपर है। मेरी बेटी ही मेरे से पूछ रही है पापा आप एक दिन में कितने पैसे कमाते हो? तो मैं उसको जवाब दे रहा हूँ उस समय कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ। अच्छा तो उस हिसाब से आप एक दिन में 3000 समथिंग रुपीज़ कमाते हो? मैं बोला जी बिल्कुल। तो 1 मंथ में इतना कमाते हो तो पर डे आप कितना कमाते हो? मतलब उस हिसाब से तो आप 1000 रुपीज़ कमाते हो। बोला बिल्कुल। तो पापा एक दिन में 10 घंटे काम करते हो? मैं बोला हाँ। तो 1 घंटे में आप 100 रुपये कमाते हो? मैं बोला हाँ। ये लो 200 रुपये मेरे साथ आज पूरा दिन खेल के जाना। तो वो एक मैंने पेरेंटिंग के ऊपर बनाया था कि आपका बच्चा क्या चाहता है। आप इतनी सारी ये जो चीज़ें बना रहे हो, अगर आप बच्चे को समय नहीं दे रहे हो तो नो यूज़। ठीक है, तो उस दिशा में ज़रूर काम करें। और मैंने कल एक कोट पढ़ा था कि अगर एक पापा बच्चे के साथ 15 मिनट खेले रेगुलर बेस पे, सिर्फ 15 मिनट के लिए, लिखा था किसी ने, ये भी एक प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूफ किया गया, किसी ने सर्वे किया है कि जो फादर अपने बच्चे के साथ 15 मिनट रोज़ खेलता है उसका बच्चा 1 साल में जितना ग्रो करना चाहिए, अगर वो नहीं खेलता है उस हिसाब से वो 5 साल जितना गेन कर लेता है अगर 15 मिनट खाली खेले। मैं बता नहीं पा रहा हूँ, वो कोटेशन में लिखा हुआ था, सर्वे था। तो हमें अपने बच्चों के साथ बिल्कुल रेगुलर बेस पे ना टाइम देना चाहिए। करूँगा जी। मैंने आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए हैं। जी। लास्ट फटाफट आंसर देना है जो दिमाग में आया। ठीक है, 1 वर्ड, मनी इज। मनी इज तुरंत सोचने का रैपिड। हाँ मनी सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ ज़रूर है। ठीक है। लुकिंग रिच और बीइंग रिच, व्हाट मैटर्स मोर? बीइंग रिच। गुड। कैन माइंडसेट अलोन मेक समवन वेल्दी, यस और नो? बिल्कुल बनाता है सर। ओके। व्हाट्स हार्डर, अर्निंग मनी और कीपिंग मनी?
अर्निंग मनी इज हार्डर। वाओ, दैट्स गुड। आई थॉट कि कीपिंग रहेगा, but नहीं मैं समझा नहीं, आप मैं अर्निंग मनी और कीपिंग मनी। कीपिंग मनी, देखो Keeping सर money। कीपिंग मनी इम्पोर्टेंट है। आप अमीर वापस बार बार बन सकते हो अगर जैसे किसी को इनहेरिटेंस मतलब फैमिली से कुछ मिला हुआ है पैसा, वो बाय बॉर्न अमीर है, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है ना उसको संभालने की, तो वो जल्दी गरीब होने वाला है। आपको पता है कहा जाता है कि थर्ड जनरेशन जो होता है ना, हम तो वैसे 7 पुश्ते की बात चलती है, हाँ। लेकिन यूजुअली कहा जाता है थर्ड जनरेशन कमाया हुआ सारे इनहेरिटेड मनी को उड़ा देता है। जी बिल्कुल सर, उनको संभालने की कैपेबिलिटी नहीं आती है। फर्स्ट जनरेशन स्ट्रगल करता है, सेकंड जनरेशन उस स्ट्रगल को देखा रहता है, इसलिए उसको थोड़ा और बढ़ाता है। थर्ड जनरेशन के पास इतने कंफर्ट रहते हैं, वो उस स्ट्रगल का हिस्सा ही नहीं रहता, एंड समहाउ वो उसको लूज कर लेता है सर। बिल्कुल कैन नॉट बी 100% ट्रू, बट ऐसा फेनोमेनन देखा गया है। पैसा कमाना आसान है, पैसे को निरंतर कमाते रहना बहुत मुश्किल है। If your father isn't a millionaire, can he still teach you how to become one? अगर आपके पिताजी जैसे रिच डैड पुअर डैड होते हैं ना, can your poor dad teach you how to become millionaire? काफ़ी हद तक वो सिखा सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। He can tell what mistake he has done. हाँ। One brutal truth about money. One brutal truth about लोग money. उसको पाना चाहते लेकिन खोना नहीं चाहते। सही बात है, सब मनी मनी वाला ही है। लास्ट क्वेश्चन, one money skill every 30-year-old must have. Money skill, invest at the in the right things at the right time, survey the market, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते जाओ, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करो, आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देके जाएगी 30 साल की उम्र में। जी सही बात है। जीत भाई, कितना समय निकल गया, 1.5-2 घंटे पता नहीं चला सर। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, मजा ये आया आपको? ये 1-to-1 सेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत सेशन रहा हमारा। लोगों को बताइए कि लाइक हियर मेरा जो गोल है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक मेकिंग अ पॉडकास्ट कंटेंट। मेरे ऑडियंस जो देख रहे हैं, अगर वो एंजॉय किए होंगे, डेफिनेटली पूरा अगर देखेंगे, इतना अगर अटेंशन स्पैन है अगर तो अगर वो देखे होंगे तो वो डेफिनेटली एंजॉय किए होंगे कॉन्वर्जेशन को। बट एट द सेम टाइम मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं आप जैसे, मैं उनको बेस्ट टाइम देने की कोशिश करता हूँ मैं, एंड होपफुली मैं उसमें 1-2% अगर मैं कामयाब रहूँगा तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सर, एफर्ट है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। देखो आज की डेट में हर कोई माहिर है, हर कोई बोलना, आपने बोला ना हर कोई बोलना चाहता है, हर एक बंदा एक स्टोरी लेके घूम रहा है, लेकिन वो खाली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और वो खाली जो जैसे सक्सेसफुल पर्सन है वो अपनी बुक स्टोरी बायोग्राफी में लिख लेते हैं। तो आजकल ये जो ट्रेंड है ना पॉडकास्ट वाला, तो आप जो उसको कर रहे हो ना, इससे बहुत सारी चीज़ें लोगों को सीखने पढ़ना कोई नहीं चाह रहा है। आज की सब युवाओं को क्या चाहिए, रातों रात अमीर बनने की शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, जिसके कारण लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं जिसमें एक रात में कोई मिलियनर बन जाए, कोई नहीं है। उसके लिए वैसा एजुकेट करना पड़ता है खुद को। तो आप जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, ऐसे सक्सेसफुल लोगों के लिए, सक्सेसफुल लोगों को लेके आ रहे हैं और लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए लेके आ रहे हैं, तो पॉडकास्ट के माध्यम से ना बहुत अच्छी जानकारी मिलती है कि कहाँ पे ये बंदा कैसे इसका चैलेंज फेस किया, इसने कैसे इसका यू टर्न आया था। ये बहुत अच्छी चीज़ें हो गई है जो पॉडकास्ट में कर रहे हैं ना लोग। मैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी बात करने के लिए आपसे, बट टाइम की अपनी कंस्ट्रेंट होती है। सो इन दैट वे गेम कौन पता नहीं, गिन लेंगे और डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कि किसका, एंड दैट विल बी द विनर। इतना हम बातचीत में उलझे हुए हैं और बीइंग द होस्ट क्वीन मेरा। बिल्कुल सर, थैंक्स फॉर कमिंग जीत भाई, इट्स नाइस प्लेजर और बहुत कुछ सीखने को मिला, लिटरली बहुत सारी चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी ऐसे पॉडकास्ट में गया नहीं हूँ, पहली बार आपने मौका दिया। आज से शुरुआत हो रही है आपकी पॉडकास्ट जर्नी की। यू विल बी मोस्ट डिमांडेड गेस्ट नाउ। मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे होम मेकर्स है ना, जैसे हमने बात की, आपको उन पे भी पॉडकास्ट बनाना चाहिए। हम बुलाएंगे, उस पे बनाना चाहिए। उसमें तो देखो कोई सक्सेस या कोई फेलियर नहीं होता। हर एक लेडी जो है अपने लाइफ स्टाइल को जब बताएगी ना, तो उससे बहुत सारी चीजें उभर कर आएंगी। मैं नहीं देखा हूँ अभी तक उस कैटेगरी की पॉडकास्ट किसी ने बनाई हो। यहाँ से ही शुरू होगा। फीडबैक को लो, फ्लो विद द मार्केट, फ्लो करते, फ्लो विद द फीडबैक एंड ग्रो अकॉर्डिंगली। जी, है ना। जिन्होंने फीडबैक को समझा है, जिन्होंने फीडबैक को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया ना, वही कंपनी आज सबसे बड़ी सक्सेसफुल है। जी बिल्कुल। सो वी टेक दिस आल्सो एज अ फीडबैक
and homemakers are also in our list now. Thank you very much, Jeet bhai. बिल्कुल It was a आप- pleasure hosting you over here, and thank you everyone watching this podcast शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आपने देखा है तो आई डेफिनेटली बिलीव कि कहीं बोर नहीं हुए होगे. मैच में मैं जीता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं जीत 11 भाई. थी अपनी जो गोटी बोलना चाहिए. हाँ, कॉइन जो था. कॉइन जो है अपनी 1 2 3 4 आपकी 5 7 बची, मेरी तो 8 बची, तो हाँ, आप तो ही और डेफिनेटली queen और- आप ही विनर हो. और क्वीन में Queen मैंने भी- पहले ही अपना नाम लिखा हुआ है. सो इन दैट वे द विनर ऑफ द मैच इज आल्सो मी. हाँ. लेकिन जीत भाई ने भी अच्छा खेल दिखाया. सो इन दैट वे साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे. And if you haven't subscribed it, subscribe it today. And if you feel like that this video is worth sharing to your people, to your friends, to your family members, please do not hesitate to do so. See you in the next video. और कमेंट में आप बताइए कि आप किस किस टाइप के लोगों से बात करना चाहते हैं, कैसे कैसे उनकी स्टोरी लाना चाहते हैं. बिकॉज योर कमेंट, योर कंस्ट्रक्टिव कमेंट मैटर्स अस अ लॉट, और हम वैसे गेस्ट लाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.